पुस्तक 28 अध्याय 41 तीव्र सुधार। जाओ, गोलियों के आदर्श ने निर्देश दिया। सुनहरे वस्त्र पहने बुजुर्ग और जीन निंग दोनों ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और चले गए। जहाँ तक पैरागॉन की बात है, वह बस कमल मुद्रा में बैठी रही, सिर झुकाए उस प्राचीन कवच को घूरती रही। उसने धीरे से मन ही मन कहा, बड़े भाई, बहुत समय पहले गोलियों के प्रतिमान ने खुद इस कवच को तैयार किया था और फिर उसे उस व्यक्ति को दे दिया था जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, अपने बड़े भाई को। हेगेमोन ने इसे जीवन भर पहना था। अब जब उसने कवच को धीरे से सहलाया तो उसे लगा जैसे उसे उसकी उपस्थिति का आभास हो रहा है। पैरागॉन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर बेपरवाही से जमीन पर लेट गई और अपना सिर उस पुराने कवच से टिका लिया। बस यूं ही वह सो गई। उस पूरी प्राचीन संपत्ति में वह अकेली थी। यहाँ मौत जैसा सन्नाटा था। उसकी अनुमति के बिना उसके अनुचर भी यहाँ प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। बहुत पहले वह यहाँ हेगेमोन के साथ रहती थी। उस समय उनके दूसरे भाई और तीसरे भाई अक्सर उन दोनों को प्रेमी दाव साथी होने के लिए चिढ़ाते थे, और अब वह अकेली बची थी। पैरागॉन की संपत्ति से प्रस्थान करने के बाद निंग को यूहोंग द्वारा ले जाया गया और दोनों को एक ऐसी संपत्ति में भेज दिया गया जो एक पहाड़ की चोटी पर थी। यह मेरा अपना घर है, दाओ लॉर्ड यूहोंग मुस्कुराया। यहाँ आसपास काफी खाली जागीरें हैं। डार्क नॉर्थ, जो भी तुम्हें पसंद हो चुन लो। वो 3, वो 5 और वो 2 सब खाली हैं। निंग ने अपनी नजर उस जगह पर घुमाई, फिर दूर एक जागीर की ओर इशारा किया जो पहाड़ के बीचों बीच स्थित थी। वही, मैं वहाँ कुछ नौकरों का इंतजाम कर दूंगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। दाओ लॉर्ड यूहोंग मुस्कुराया। मैं त्रिपत्ति क्षेत्र से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? निंग ने अचानक कुछ ऐसा पूछा जो उसे उलझन में डाल रहा था। वह महिला कौन थी जो मुझे यहाँ इस जगह लाई? तुम्हें ये भी नहीं पता कि मेरे गुरु का नाम क्या है? दाओ लॉर्ड यूहोंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके गुरु एक अत्यंत उच्च कोटि के व्यक्ति थे। डार्कनॉर्थ जैसे विश्व स्तरीय साधक को व्यक्तिगत रूप से अपने निवास पर लाना, इसका अर्थ था कि वह उन्हें एक विशेष दृष्टि से देखती थी। ऐसा कैसे हुआ कि इस बालक को उसका नाम भी नहीं पता था? पता नहीं, मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। निंग ने कहा, अगर तुम यहाँ त्रिपत्ति क्षेत्र में काफी देर तक रहोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। यह कोई राज नहीं है। गुरु ने ही पूरे त्रिपत्ति क्षेत्र का निर्माण किया था। दाओ लॉर्ड यूहोंग ने कहा, मेरे गुरु चर्च ऑफ एनिहिलेशन के 3 आदिम स्टाकिंग में से एक हैं, जो गोलियों के आदर्श हैं। निंग की आंखें तुरंत बाहर निकल आईं। पीपी गोलियों का आदर्श। जब मृतक हेगेमोन ने अपनी विरासत निंग को सौंपी थी तो उसने कहा था, मेरे शिष्य, यदि भविष्य में आप दाऊमज में सफल होते हैं और अनंत काल प्राप्त करते हैं तो यह मेरी इच्छा है कि आप उस अनुग्रह का बदला चुकाएं जो मैं आज आपको गोलियों के प्रतिमान के रूप में दिखाऊंगा। तो वह रहस्यमयी शक्तिशाली महिला वास्तव में गोलियों की प्रतिमूर्ति थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मेरे साथ इतना खास व्यवहार किया, निंग ने सोचा। मृत हेगेमोन और गोलियों के आदर्श के बीच साफ तौर पर एक बहुत ही खास रिश्ता था। वह और बाकी 35 शाश्वत सम्राट सभी जेनेसिस लैंड्स के प्राइम रीचेज में मारे गए। मुझे लगता है गोलियों के आदर्श को उनकी मौत के पीछे के सारे राज पता हैं। मेरी गुरु कीमिया में बेहद कुशल हैं। कीमिया के दाव में वे हमारे पूरे ब्रह्मांड की निर्विवाद रूप से नंबर 1 विशेषज्ञ हैं। दूसरे स्थान पर रहने वाली आकृति के पास कीमिया में गुरु के कौशल का शायद 10वां हिस्सा है। इस पूरे ब्रह्मांड की 10 सबसे चमकदार प्रसिद्ध गोलियां और औषधियां सभी गुरु द्वारा गढ़ी गई थीं। दाओ लॉर्ड यूहोंग ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि मेरी गुरु कीमिया के दाव में कितनी अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हैं, और यही उसका एकमात्र कौशल नहीं है। हालांकि उसने कलाकारी और गोलेम बनाने में उतनी मेहनत नहीं की है, फिर भी वह इस ब्रह्मांड की शीर्ष 3 विशेषज्ञों में से एक है। दाओ लॉर्ड यूहोंग ने अचानक आत्मसंतुष्ट होकर कहा, उसके अनुचर सम्राट गोनफ्लेम ने कभी उसके अधीन कलाकारी की कला सीखी थी। अब वह इस मामले में उससे आगे निकल गया है और हमारे ब्रह्मांड में कलाकारी का नंबर 1 विशेषज्ञ माना जाता है। जब गुरु ने तुम्हें त्रिपर्णी क्षेत्र का अन्वेषण करने के लिए कहा था तो मुझे यकीन है कि उसका असली उद्देश्य सम्राट गोनफ्लेम से मिलने जाना था। आखिरकार साधकों को उपयुक्त हथियार हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। दूसरों के हथियार कभी भी तुम्हारे लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं होंगे। केवल एक विशेष रूप से गढ़ा हुआ हथियार जो तुम्हारे लिए व्यक्तिगत रूप से बनाया गया हो तुम्हारे लिए आदर्श होगा। निंग मन ही मन अवाक रह गया। स्पष्ट रूप से इस ब्रह्मांड में त्रिपर्णी क्षेत्र का सचमुच एक पालौकिक दर्जा था। गोलियों का आदर्श इस ब्रह्मांड की रसायन विद्या में सबसे प्रमुख विशेषज्ञ था। उसका अनुचर सम्राट गोनफ्लेम कला विद्या में सबसे प्रमुख विशेषज्ञ था। लेकिन बेशक, हालांकि इसकी एक उत्कृष्ट स्थिति थी, लेकिन प्रमुख शक्तियों की दुनिया में असल में जो मायने रखता था वह थी शक्ति। विनाश के चच के स्वामी अपनी अपार शक्ति के बल पर अपने ब्रह्मांड को एकीकृत करने में सक्षम थे। सम्राट गोनफ्लेम भले ही सर्वोच्च शिल्पकार और शस्त्र निर्माता हों, लेकिन फिर भी वे केवल एक अनुचर ही थे। वे और अन्य 4 शाश्वत सम्राट पैरागॉन के अनुचर बनने के लिए इसलिए तैयार थे क्योंकि उनकी अद्भुत शक्ति थी। इसी प्रकार सम्राट मनीसील ने निंग को पैरागॉन के माध्यम से एक दाव सील उपहार में दी थी ताकि वे उससे मित्रता कर सकें, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली थी। सम्राट गोनफ्लेम कहाँ रहते हैं? निंग ने पूछा। वहाँ देखो। दाओ लॉर्ड यूहोंग ने दूर आसमान में फैली एक नरकंकाल की ओर इशारा किया। आसमान भी आग की तरह लाल रंग में नहाया हुआ था। वहीं सम्राट गोनफ्लेम का निवास है। जब फुर्सत मिले तो जरूर देखना। निंग ने सिर हिलाया। तो फिर मैं अभी अपने घर वापस जाऊंगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मिल आना। दाओ लॉर्ड यूहोंग गर्मजोशी से मुस्कुराया।
वह निंग के साथ लापरवाही से पेश आने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। निंग तुरंत ही प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया और अपनी संपत्ति की ओर उड़ चला। उस जागीर में पहले से ही कई नौकर मौजूद थे। जब उन्होंने निंग को आसमान से उतरते देखा तो सबने आदरपूर्वक सिर झुकाया। नमस्कार मालिक, निंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, अपना सामान्य काम करते रहो। जब तक मैं तुम्हें न बुलाऊं, मुझे परेशान मत करना। हाँ गुरुजी, सबने स्वीकार किया। निंग तुरंत उस संपत्ति में दाखिल हो गया। नीचे उतरते ही उसने तुरंत अमर ऊर्जा की एक धारा प्रवाहित की और संपत्ति को अपने साथ बांध लिया। साधकों को तभी चैन मिलता जब वे उस संपत्ति पर पूरी तरह नियंत्रण रखते जहां वे रहते थे। लेकिन जाहिर है जब निंग वहां से चला गया तो उसने संपत्ति पर लगाई गई बंधनकारी मुहर को स्वाभाविक रूप से तोड़ दिया। निंग अपनी संपत्ति से होते हुए आगे बढ़ा। गड़गड़ाहट। एस्टेट के भीतर एक पत्थर का दरवाजा खुल गया। निंग कमरे में दाखिल हुआ। पत्थर के दरवाजे के पीछे एक गोलाकार पत्थर का चक्र था जो कई दिव्य रूणों से ढका हुआ था। निंग तुरंत आगे बढ़ा और फिर उस चक्र के ऊपर कमल की मुद्रा में बैठ गया। उसने महसूस किया कि चक्र से शक्ति की लहरें निकल रही थीं और उसे और उसके हृदय को ढंक रही थीं, जिससे वह पूरी तरह शांत हो गया। कुछ ही क्षणों बाद विशाल पत्थर का दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया। यह एस्टेट का ध्यान कक्ष था। चलो फिर से देखते हैं। निंग ने आंखें बंद कर लीं और एक बार फिर 7 लीफ पल अध्यायों की विषय वस्तु को मन ही मन पढ़ने लगा। उसने ध्यानपूर्वक पढ़ने में पूरे 5 दिन बिताए। 7 लीफ पल अध्याय ने कीमिया कला के लिए एक धीमा, व्यवस्थित मार्गदर्शन प्रदान किया। हालांकि निंग को वास्तव में गोलियां बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे मुख्य रूप से अपने नोवेसिस थंडर पर काम करने में मदद करने के लिए कुछ कीमियाई विधियां सीखने की जरूरत थी। हालांकि पहले 3 अध्यायों में कीमियाई तकनीकें काफी कठिन थीं, लेकिन अंतिम 4 अध्यायों की तुलना में वे कुछ भी नहीं थीं। ये 7वें अध्याय में बताई गई कीमियाई तकनीकों के लिए विशेष रूप से सच था। वे वाकई अविश्वसनीय थीं और संभवतः वे तकनीकें थीं जिनका इस्तेमाल गोलियों की प्रतिमूर्ति ने स्वयं किया था। अब जबकि निंग 5 सर्वोच्च दाव विकसित कर चुका था और फिर उन्हें एक साथ जोड़ चुका था, वह इन जैसी तकनीकी कुशलताएं बहुत जल्दी सीख सकता था। फिर भी वह पैरागॉन के स्तर से बहुत दूर था। 7वें अध्याय में वर्णित कीमिया की तकनीकों को सीखने और समझने में उसे पूरे 5 दिन और लग गए। हालांकि मैंने इसका केवल आधा ही सीखा है, लेकिन अगर मैं इसका इस्तेमाल असल में गोलियां बनाने के लिए करूं तो मैं पहले 3 अध्यायों की सभी तकनीकों का इस्तेमाल करने की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावी होऊंगा। निंग बहुत अच्छे मूड में था। मुझे लगता है नोवेसिस थंडर और नोवेसिस वाटर को परखने का समय आ गया है। निंग को एहसास हो गया था कि अब उसकी बिजली और पानी पर उसका नियंत्रण कहीं ज्यादा था। गोलियों के पारगमन ने उसे जो कीमिया तकनीकें दी थीं, उन्होंने उसकी कुशलता को 1000 गुना बढ़ा दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि पारगमन ने कहा था कि अगर वह इस पर थोड़ा समय और मेहनत लगाए तो उसके लिए कीमिया कौशल में नोवेसिस थंडर के रचयिता से आगे निकलना आसान हो जाएगा। ये कीमिया प्रणाली 7 लीफ पल अध्याय वास्तव में कीमिया के दाव का सबसे पवित्र सूत्र था। निंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर की कल्पना करने लगा। अपने जिंदन अराजकता क्षेत्र के भीतर यहाँ एक विशाल दाव वृक्ष था जो 108,000 मीटर ऊंचा था। यह वृक्ष तलवार के दाव के बारे में निंग की अंतर्दृष्टि का प्रतीक था। सच तो ये है कि वह जब चाहे दाव लॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता था, जिससे उसका दाव वृक्ष उस सीमा को पार कर सकता था। निंग पहले ही कई अलग अलग दाव जैसे वायु, अग्नि, बिजली और अंतरिक्ष में विश्व स्तर तक पहुंच चुका था, लेकिन वह अपने जिंदन अराजकता क्षेत्र में उनके लिए नए दाव वृक्ष नहीं बना पाया था। चटक, धमाका, यह क्षेत्र टिमटिमाती बिजली और शक्ति से बुदबुदाते जल से भरा हुआ था। उठो, नीले फूलों वाली धुंध की ऊर्जा फैल गई और दाव बिजली की 2 धारियों पर आसानी से नियंत्रण कर लिया। ये नियंत्रित करने के लिए दाव बिजली के 2 सबसे आसान प्रकार थे, जलधुएं वाली बिजली और अग्नि मेघ बिजली। 7 लीफ पल अध्याय निंग ने तुरंत लीफ पल तकनीकें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पतली सुनहरी रोशनी के पतले धागे दिखाई देने लगे। हर धागा अनगिनत दिव्य रूणों से भरा हुआ था। ये धागे धीरे धीरे विशाल सुनहरे हाथों के एक जोड़े में प्रकट हुए, जिन्होंने 2 प्रकार की दाव बिजली को धीरे से पकड़ लिया और फिर उन्हें आसानी से एक साथ पिंच करके लगातार उनमें सामंजस्य बिठाने लगे। धीरे धीरे दाव बिजली की 2 धारियां रूपांतरित होने लगीं। आग और पानी एक हो गए, जिससे गहरे नीले रंग की बिजली की एक धारा उत्पन्न हुई। वह 2 प्रकार की दाव बिजली को मिलाने में सफल हो गया था। बहुत आसान। निंग खुद हैरान था कि यह कितना आसान लग रहा था। ये सांस लेने जितना आसान था। मैं सीधे 3 प्रकारों पर जाऊंगा। निंग आत्मविश्वास से भरपूर था। तार्किक रूप से उसे पहले द्विसार वज्र के लिए एक बीज छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वह इतना आश्वस्त था कि उसने ऐसा करने की जहमत भी नहीं उठाई। वह सीधे त्रिसार वज्र पर चला गया। विशाल सुनहरे हाथों में से एक ने द्विसार वज्र को पकड़ रखा था, जबकि दूसरे सुनहरे हाथ ने पृथ्वी दानव बिजली की एक लड़ पकड़ रखी थी। दोनों तेजी से एक दूसरे में विलीन होने लगे। त्रिसार वज्र को पूरा करना द्विसार वज्र को पूरा करने से 10 गुना अधिक कठिन था। फिर भी धीरे धीरे निंग नोवेसिस थंडर तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी त्रिसार वज्र को अंतिम रूप देने में कामयाब रहा। त्रिसार वज्र गहरी पीली बिजली की एक लकीर थी। जब बिजली फैलती थी तो उसमें इतनी शक्ति होती थी कि वह 7 प्रकार की दाव बिजली और दाव जल के कुल योग से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती थी। पुस्तक 28 अध्याय 42 चतुर्भुज जल। पलक झपकते ही पूरा दिन बीत गया। फिलहाल जी निंग एस्टेट के अंदर एक साइड मंडप में रहता था।
वह बस वहीं बैठा रेलिंग के पार बाहर त्रिपत्ति क्षेत्र के खूबसूरत नज़ारे को निहारता रहता था। फुफ, निंग ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई जिससे उसकी उंगली के सिरे से गहरी पीली बिजली की एक किरण निकली। ये देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इसमें भयानक शक्ति थी। निंग ने फिर अपनी दूसरी उंगली आगे बढ़ाई। इस उंगली से पानी की एक पतली धारा बह निकली और उसकी उंगली के सिरे के चारों ओर घूमने लगी। पानी से हरे प्रकाश की एक सुंदर रत्न जैसी आभा निकल रही थी, लेकिन उसकी शक्ति बिजली की तुलना में थोड़ी कम थी। फिर भी प्रथम चरण का एक शक्तिशाली डाउनलॉर्ड जो इस जलधारा के स्पर्श से तुरंत बर्फ की मूर्ति में बदल जाता, यहाँ तक कि उसकी सच्ची आत्मा भी जम जाती, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती। यह वह चतुर्भुज था जिसे दाओ जल निंग बनाने में सक्षम था। बिजली क्रूर और प्रचंड होती है। बिजली को वश में करना और नियंत्रित करना पानी को वश में करने और नियंत्रित करने से ज्यादा मुश्किल है। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। फिलहाल त्रिसार वज्र उत्पन्न करना मेरी सीमा है। चतुर्भुज वज्र में महारत हासिल करना बहुत मुश्किल है। बिजली और पानी दोनों ही नोवेसेंस स्तर तक जा सकते थे, हालांकि प्रत्येक अतिरिक्त सार के साथ कठिनाई का स्तर आसमान छूता जाता। डाउलॉर्ड ऑलगॉड ने जो कहा था उसके अनुसार पहले चरण का डाउलॉर्ड त्रिसार वज्र पर बमुश्किल ही काबू पा सकेगा। दूसरे चरण का डाउलॉर्ड पेंटेसेंस वज्र पर काबू पा सकता था। तीसरे चरण का डाउलॉर्ड हेप्टेसेंस वज्र पर काबू पा सकता था, जबकि चौथे चरण का डाउलॉर्ड संपूर्ण नोवेसेंस वज्र पर काबू पा सकता था। निंग अभी भी केवल विश्व स्तर पर ही था। ये सब एज्योर फ्लावर मिस्ट ऊर्जा और 7 लीफ पल अध्यायों की बदौलत ही था कि वह त्रिसार वज्र पर काबू पा सका। फिलहाल मेरा सबसे शक्तिशाली मारक हमला एक बार फिर यिन यांग तलवार क्षेत्र है। निंग खुद को हंसने से नहीं रोक सका। ये स्पष्ट रूप से एक रक्षात्मक तकनीक थी, लेकिन उसके उन्नत शक्तिशाली बहुसार दाव जल और दाव बिजली के कारण अब यह उसकी सबसे शक्तिशाली मारक तकनीक भी थी। ओह ठीक है, निंग ने हाथ हिलाया जिससे कहीं से एक आकृति प्रकट हुई। यह विश्व देवता पिलसेंट थे और उनके चेहरे पर एक भावशून्य भाव था। उन्होंने ढीले लाल वस्त्र पहने हुए थे। उनके लाल होंठों और सफेद दांतों पर चिकनाई के धब्बे दिखाई दे रहे थे। ओह गुरु, विश्वदेव पिलसेंट निंग को देखकर हंसने लगे। मैं सोच रहा था कि क्या हो रहा है। मैं खाना खा रहा था कि अचानक मेरे आसपास की दुनिया बदल गई। तुम्हें तो पेट भरकर खाने में मजा आ रहा होगा, लेकिन मैं तो काफी समय से घबरा रहा हूँ। निंग हंसा। जब गोलियों के देवता ने उसका अपहरण किया था तो वह सचमुच बहुत घबराया हुआ था। शुक्र है अंत में सब ठीक हो गया। क्या हुआ? विश्वदेव पिलसेंट अपने आसपास का नजारा देखते हुए थोड़ा हैरान हुए। और हम कहाँ हैं? और हाँ, यूजी कहाँ है? क्या आपके साथ कई साथी नहीं थे? गुरु, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? हे, और लगता है आपके कुछ नौकर भी यहाँ हैं। निंग ने सिर हिलाया। हे भगवान, आप बहुत बोलते हैं। जरा एक पल के लिए अपना मुंह बंद कर लीजिए। विश्वदेव पिलसेंट तुरंत चुप हो गए। निंग ने कहा, मैंने तुम्हें बाहर आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हें कुछ सौभाग्य प्रदान करना चाहता था। सौभाग्य? विश्वदेव पिलसेंट हैरान थे। ठीक है, पलटकर मत लड़ो। निंग ने बोलते हुए अपनी उंगली आगे बढ़ाई और पिलसेंट के माथे पर थपथपाया। निंग ने 7 लीफ पल अध्यायों का पहला अध्याय सीधे पिलसेंट के मन में पहुंचा दिया। गोलियों के आदर्श के अनुसार निंग को ज्यादा से ज्यादा पहले 3 अध्याय अपनी पसंद के कुछ लोगों को ही सुनाने की अनुमति थी। अगर पिलसेंट कम समय में पहले 3 अध्याय सीख लेता तो निंग को पिलसेंट को आदर्श के सामने लाने की अनुमति मिल जाती, जिससे वह अपने लिए एक सचमुच बड़ा अवसर हासिल कर सकता था। निंग को ये तुरंत करना था। एक बार जब वे अपने ब्रह्मांड में वापस चले गए तो उनके लिए इस ब्रह्मांड में दोबारा लौटना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। काफी समय बाद। वाह, ये तो बिल्कुल अकल्पनीय है। अकल्पनीय, ये सच्ची कीमिया है, बिल्कुल अविश्वसनीय। इसकी तुलना में मैंने अतीत में जो बकवास सीखा है उसे कीमिया भी नहीं कहा जा सकता। विश्वदेव पिलसेंट उत्साह से चीखने लगे। ये देखकर निंग अपनी हंसी रोक नहीं सका। ये तो कमाल है, आप वाकई कीमिया का ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बिल्कुल नई दुनिया, कीमिया का एक बिल्कुल नया दाव मेरी आंखों के सामने खुल गया है। पिलसेंट बोलते बोलते और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। उसने निंग को घूरा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। लेकिन गुरु, ऐसा लगता है जैसे आपने मुझे पूरी तकनीक का सिर्फ एक हिस्सा ही दिया है। हाँ, ये तो केवल पहला अध्याय है, निंग ने कहा। और बाकी? पिलसेंट बेहद उत्साहित था। कीमिया और गोली बनाना उसकी विशेषज्ञता का क्षेत्र था। कीमिया के ताव के लिए सर्वोच्च पवित्र नियमावली 7 लीफ पल अध्याय का पहला अध्याय पाकर वह पहले से ही खुशी से पागल हो चुका था। निंग ने कहा, जब आप पहले अध्याय में पूरी तरह पारंगत हो जाएंगे तो मैं स्वाभाविक रूप से दूसरा अध्याय आपको सिखा दूंगा। दूसरा अध्याय? क्या इसका मतलब तीसरा अध्याय भी है? और चौथा अध्याय? पिलसेंट इतना उत्साहित था कि उसका चेहरा चुकंदर सा लाल हो गया था। इस कीमिया तकनीक की रचना किसने की? मेरे गुरु एक दावलॉर्ड थे जो कीमिया में बेहद कुशल और काफी प्रसिद्ध थे, लेकिन आपने अभी जो मुझे सिखाया है उसकी तुलना में वे बहुत 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 ही कमतर हैं। मैं इस तकनीक के रचयिता का शिष्य बनने पर जोर देता हूँ। निंग ने सिर हिलाया। हो सकता है कि तुम उस व्यक्ति के प्रशिक्षु बनना चाहो, लेकिन हो सकता है कि वह तुम्हें स्वीकार न करे। शांत हो जाओ और उस तकनीक को सीखने पर ध्यान केंद्रित करो जो मैंने अभी तुम्हें बताई है। हो सकता है भविष्य में तुम्हें मौका मिले। ठीक है, ठीक है। पिलसेंट ने बार बार सिर हिलाया। मास्टर। पिलसेंट अचानक अपने घुटनों पर गिर पड़ा और प्रणाम करने का इरादा किया। निंग दंग रह गया। उसने जल्दी से पिलसेंट को उठाया और उसे वापस खड़ा कर दिया।
पिलसेंट, तुम क्या कर रहे हो? गुरुजी, आप शायद यह नहीं समझ पा रहे होंगे कि यह कीमिया तकनीक क्या दर्शाती है। मेरे लिए यह एक नया मार्ग है, एक नया दाव है जो मुझे मेरे पेशे की सर्वोच्च ऊंचाइयों तक ले जाता है। यही कीमिया का सच्चा दाव है। मैं इसका उपयोग एक दाव लॉर्ड बनने के लिए कर सकूंगा और शायद और भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकूंगा। पिलसेंट ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। पिलसेंट, आपके दाव के उपहार का ऋण चुकाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। निंग ने सिर हिलाया। तुम्हें बस मन लगाकर पढ़ाई करनी है। कीमिया का ये दाव अनंत सम्राट के स्तर तक ले गया। इस दाव का उपयोग करके पिलसेंट स्वयं भी एक अनंत सम्राट बन सकता है। अब जब उसे दाव लॉर्ड बनने का मौका दिखाई दिया तो पिलसेंट ने अपना सारा समय उन्मत्त अध्ययन और प्रशिक्षण में लगाना शुरू कर दिया। निंग ने गोली बनाने की कुछ तकनीकों को बस याद किया था, लेकिन पिलसेंट उस तकनीक के हर पहलू का गहन विश्लेषण और अध्ययन कर रहा था। यहाँ तक कि उसने गोली बनाने की तकनीक को आजमाने की भी कोशिश की। पिलसेंट वास्तव में कीमिया में काफी प्रतिभाशाली था, लेकिन उसे इससे अच्छा कोई गुरु कभी नहीं मिला। हालांकि उसका पिछला गुरु काफी प्रतिभाशाली था, फिर भी वह दाव लॉर्ड ऑलगॉट जैसे लोगों से भी काफी कमतर था। गोलियों के आदर्श की तो बात ही छोड़िए। अब जब यह अवसर उसके सामने आ गया था तो पिलसेंट के पास सचमुच स्वर्ग में उड़ान भरने का मौका था। निंग अच्छी तरह जानता था कि उसका आधार अभी भी तलवार का दाव ही था। वह मुख्य रूप से 7 लीफपल अध्यायों का उपयोग कीमिया के बारे में और जानने के लिए करने वाला था। पिलसेंट उसका अनुचर था। अगर पिलसेंट एक अविश्वसनीय महारथी कीमियागर बन जाता तो यह निंग के लिए बहुत मददगार होता। पिलसेंट को पहला अध्याय प्रेषित करने के अगले दिन निंग अपनी संपत्ति से चला गया और प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया जो दूर तक उड़ गई। मेरा नाम डार्कनॉर्थ है। नमस्कार साथी दाववादी। नमस्कार साथी दाववादी डार्कनॉर्थ। निंग को अपनी यात्रा में कई विश्व स्तरीय साधकों का सामना करना पड़ा। कई बार उसकी मुलाकात कुछ डावलॉर्ड से भी हुई। ट्राइलीफ क्षेत्र एक अविश्वसनीय रूप से विशाल दुनिया थी, ठीक उसी तरह जैसे ब्राइट शो साम्राज्य में भी अनगिनत जीवित प्राणी और साधक रहते थे। सम्राट गोनफ्लेम। निंग ने सम्राट गोनफ्लेम के निवास तक पहुंचने से पहले 6 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरी और शीर्ष गति से टेलीपोर्ट किया। ये सम्राट का निवास है। बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। 2 नौसिखिए उस संपत्ति के द्वार पर पहरा दे रहे थे। निंग को उड़ते हुए देखकर वे तुरंत उस पर भौंकने लगे। इस जूनियर ने सम्राट की कलाबाजी की कुशलता के बारे में सुना है और इसलिए उनसे मिलने आया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इतना भाग्यशाली हो सकता हूँ कि उनसे मुलाकात कर सकूं? निंग ने पूछा। तो तुम खजाना खरीदने आए हो? एक नौसिखिए ने दूर की ओर इशारा किया। साइड वाले दरवाजे से अंदर आओ, कोई तुम्हारी देखभाल करेगा। क्या तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हें किस दरवाजे से अंदर आना है? यही मुख्य दरवाजा है। आमतौर पर हमारे सम्राट से मिलने आए प्रमुख शक्तिशाली लोग यहीं इंतजार करेंगे जब तक हम उन्हें संदेश नहीं भेज देते। मेरी बदतमीजी के लिए माफ करना। निंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह फौरन बगल वाले दरवाजे की तरफ भागा। जहां तक उन दोनों नवसिखियों का सवाल है, वे दम से भरे भाव से उस संपत्ति के सामने खड़े रहे। उनके गुरु उनके पूरे ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ शिल्पी थे। उनसे मिलने के लिए कई लोग आए, यहाँ तक कि शाश्वत सम्राट भी उनसे मिलने आए। डावलॉर्ड्स की तो बात ही छोड़िए, उन सभी को पहले नवसिखियों से मिलना पड़ा। इससे स्वाभाविक रूप से वे एक साधारण विश्व स्तरीय साधक के प्रति अहंकारी और उपेक्षापूर्ण हो गए। अरे, क्या यहाँ इतने सारे खजाने हैं कि उन्हें प्रवेश द्वार के सामने ढेर कर दिया गया है? जैसे ही निंग बगल के प्रवेश द्वार की ओर उड़ा, पास पहुंचने पर वह चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि यह सिर्फ एक साइड प्रवेश द्वार था, फिर भी ये दर्जनों मीटर चौड़ा था। वहां कई नौकर थे और प्रवेश द्वार के ऊपर 3 खजाने मंडरा रहे थे। एक मोती था जो आग की तरह चमक रहा था और जिससे हल्की हल्की शक्ति की लहरें निकल रही थीं। दूसरा एक सफेद फूल था जिससे सफेद रोशनी की लहरें निकल रही थीं, जिससे उसमें नहाते लोगों को शांति और सद्भाव का एहसास हो रहा था। आखिरी खजाना एक पेंटिंग थी जिसमें पहाड़ों और नदियों की दुनिया को दर्शाया गया था। साथी दाववादी, क्या आप खजाना खरीदने आए हैं? दरवाजे के सामने एक दासी खड़ी थी जिसके बाल खुले थे और जिसकी आभा किसी दावलॉर्ड जैसी थी। संभवतः वह प्रथम चरण की कोई दावलॉर्ड थी और बोलते हुए उसने निंग की ओर मुस्कुराकर देखा। मैं हूँ। निंग ने सिर हिलाया। कृपया अंदर आइए साथी दाववादी। अंदर जो भी खजाना आप देख रहे हैं वह बिक्री के लिए है। हालांकि निंग विश्व स्तर पर था, फिर भी दासी ने इसके कारण कोई अशिष्टता नहीं दिखाई। यहाँ जो भी खजाना था वह सब बिक्री के लिए था और वे सभी ऐसी वस्तुएं थीं जिन्हें सम्राट गोनफ्लेम ने कुछ खास विचारों को परखते हुए यूं ही बना लिया था। इसके बावजूद वे ऐसी वस्तुएं थीं जो बाहरी दुनिया के दावलॉर्ड्स को वासना से पागल कर देंगी। निंग ने घर में कदम रखा और चीजें तुरंत बदल गईं। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर गया, उसे लगा जैसे वह अंतरिक्ष के किसी विशाल विस्तार में पहुंच गया हो, जो अनगिनत टिमटिमाते तारों से भरा हुआ था। इस शून्य जैसे क्षेत्र में साधक घूम रहे थे, साथ ही उनके सेवक और सेवक भी उनकी सेवा कर रहे थे। वे शून्य में टहलते हुए विभिन्न तारों की ओर इशारा कर रहे थे। हर एक तारा वास्तव में एक खजाना था। इस खजाने की कीमत 3 मिलियन है। ये थोड़ा ज्यादा है ना? क्या आप इसकी कीमत थोड़ी कम कर सकते हैं? मैं इसे खरीदूंगा। यहाँ सभी डावलॉर्ड्स बहुत विनम्र व्यवहार करते थे। सम्राट गोनफ्लेम के भंडार में कोई भी खजाना नहीं था जो अराजकता अमृत के 10 लाख घनों से कम था, लेकिन जो भी था उसने अनगिनत साधकों को लालसा से पागल कर दिया। जहाँ तक विश्व स्तरीय साधकों की बात है, लगभग सभी केवल खिड़की से खरीदारी करने आए थे। वे वस्तुओं को देखते तो थे लेकिन उन्हें खरीदते नहीं थे।
वे वास्तव में यहाँ केवल अपने क्षितिज का विस्तार करने आए थे। जब निंग इस शून्य सी जगह में दाखिल हुआ तो सभी सेवकों ने उसकी ओर देखा। हालांकि उनके चेहरों पर विनम्रता थी, फिर भी वे मन ही मन बुदबुदा रहे थे, उफ, एक और विश्व स्तरीय साधक देखने आया है, खरीदने नहीं। पुस्तक 28 अध्याय 43 जी निंग की तलवार। दुकान में बहुत कम कर्मचारी थे और उनमें से ज्यादातर दाव लॉर्ड्स के साथ काम में व्यस्त थे। नतीजतन दुकान में घुसने के बाद जी निंग अकेली थी। वाह, बहुत ही प्रभावशाली। निंग ने शून्य में पड़े ढेरों खजानों को घूरा जो चमकते तारों की तरह चमक रहे थे। जिस खजाने को उसने गौर से देखा उसे देखकर ही उसे गहरा सदमा लगा। हर एक खजाना प्रतिबंधात्मक मंत्रों से सुरक्षित था, इसलिए वे दूर से तारों की तरह चमकते थे। अपनी इंद्रियों को बाहर भेजकर आप प्रत्येक खजाने के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते थे। जहां तक पहले वाले की बात है तो यह एक शटल प्रकार का जादुई खजाना था, वुडफायर अजूरसन शटल। इसे चार्ज होने में 3000 साल और 10,000 क्यूब कैओस नेक्टर लगते हैं। चार्ज होने के बाद इसे एक बार इस्तेमाल करके चौथे चरण के डॉलॉर्ड की शक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसकी कीमत 8 मिलियन क्यूब कैओस नेक्टर है। इसे हर बार सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। निंग मन ही मन अवाक रह गया। लगता है आप सिर्फ एक डाउलॉर्ड को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। वो कमजोर दिख सकता है लेकिन उसके पास इतना अनोखा खजाना है। शुक्र है कि ऐसे खजाने इतने महंगे होते हैं। जी निंग एक के बाद एक जादुई खजानों को खंगालती रही। तलवार और कृपाण से भरे साधारण शाश्वत हथियार काफी सस्ते थे। उनमें से कुछ ही 10 लाख घन मीटर की कीमत को पार कर पाते थे। सम्राट गुनफ्लेम ने जो हथियार प्रदर्शन के लिए रखे थे उन सभी में कुछ खास गुण थे। यहाँ मौजूद सभी जादुई खजाने किसी न किसी तरह से विशेष थे। यही कारण था कि उनकी कीमत 10 लाख घनों से भी अधिक थी। एक हार्टीटर घड़ी। इसमें चौथे चरण के हार्टफोर्स कल्टीवेटर डॉलॉर्ड की एक गुप्त कला समाहित है। सक्रिय होने पर ये दुश्मन के दिमाग पर हमला कर सकती है और कमजोर दुश्मन को पूरी तरह से नियंत्रण खो सकती है। इसकी कीमत 50 मिलियन क्यूब है। यह पागलपन है। निंग इस खजाने से सचमुच डर गया था। वह अच्छी तरह जानता था कि जिंदगी और मौत की जंग में एक पल के लिए भी ध्यान भटकने से आपकी जान जा सकती है और आपका दाव गायब हो सकता है। इस वस्तु का स्पष्ट वर्णन चौथे चरण के एक दाव लॉर्ड की गुप्त कला के रूप में किया गया था, जो एक हृदयबल साधक था। हमले की शक्ति असाधारण होनी चाहिए थी। एक गैर हृदयबल साधक के लिए अचानक इतनी शक्तिशाली हृदयबल हमला कर पाना। इस खजाने की शक्ति वाकई अविश्वसनीय थी, लेकिन कीमत भी बहुत ज्यादा थी। 50 लाख क्यूब। बहुत कम वर्ज लेवल डाउनलॉर्ड्स ऐसी चीज खरीदने को तैयार या सक्षम होंगे। वहां पर चकमा देने वाले जादुई खजाने थे जो आपको प्रकाश की गति से 100 गुना अधिक गति से तुरंत भागने की अनुमति देते थे। वहां संरचना प्रकार के खजाने थे जिनका उपयोग करने पर प्रतिद्वंद्वी को इतनी अच्छी तरह से फंसाया जा सकता था कि उसके लिए बच निकलना लगभग असंभव हो जाता था। यहाँ तक कि असाधारण शक्ति वाली कुल 216 उच्च श्रेणी की अनंत तलवारों से बनी एक तलवार संरचना भी थी। ये चौथे चरण के की शोधक डाउलॉर्ड के लिए एकदम सही थी और डाउलॉर्ड जितना शक्तिशाली होता तलवार संरचना उतनी ही अधिक शक्ति प्रकट कर सकती थी। वहाँ एक अनमोल पाप खजाना भी था जिसमें कुल 999 पाप राक्षस थे। हर एक पाप राक्षस शक्ति में तीसरे चरण के एक डाउलॉर्ड के बराबर था और एक बार जब ये खजाना खुल जाता तो यह चौथे चरण के साधारण डाउलॉर्ड को भी नष्ट कर सकता था। हालांकि ये खजाना वास्तव में अनमोल था क्योंकि आप इसे सम्राट गुनफ्लेम के साथ केवल अपने अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान खजानों का उपयोग करके ही प्राप्त कर सकते थे। निंग ने ये खजाना देखकर मन ही मन बुदबुदाया, एक बार जब मैं अपनी 9 प्रकार की दाव बिजली को अपनी नोविन्स थंडर में मिला दूंगा तो मैं चौथे चरण के दाव लॉर्ड्स को भी मिटा दूंगा। चाहे हजारों पापी मुझ पर हमला करें, मेरी बिजली उन सभी को मिटा देगी। अपनी खोज पूरी करने के बाद वह कुछ अवाक सा महसूस कर रहा था। फिर भी इनमें से ज्यादातर खजाने उसके लिए वास्तव में उपयोगी नहीं थे क्योंकि उसके पास पहले से ही वे 5 शक्तिशाली गोलेम थे। इसके अलावा अनंत प्रदेशों में लौटने पर वह जल्दी ही एक डाउलॉर्ड बन जाएगा। ऐसा होने पर उसके नोविसेस थंडर और उसके नोविसेस वाटर की शक्ति तेजी से बढ़ेगी। वास्तव में ऐसे ज्यादा खजाने नहीं थे जो जी निंग की रुचि को आकर्षित कर सकें। जो थे वे बहुत महंगे थे। उदाहरण के लिए सबसे सस्ते छिपे हुए खजानों की शुरुआत 1 करोड़ घनों से हुई थी और वे प्रकाश की गति से केवल 9 गुना तेज चलते थे। जहां तक उन खजानों की बात है जो आपको प्रकाश की गति से 100 गुना तेज भागने की अनुमति देते थे, वे भी उतने ही अनमोल थे और उन्हें केवल अपने खजानों के व्यापार से ही प्राप्त किया जा सकता था। निंग दूर रखे खजाने को घूर रहा था, उसकी नजरें कहीं और थीं। उसने मन ही मन बुदबुदाया, यही तो मुझे सचमुच चाहिए। ये बिल्कुल वही था जिसकी उसे जरूरत थी और यह ऐसी चीज भी थी जिसे वह वहन कर सकता था। दूर एक बर्फ सी सफेद तलवार हवा में तैरती दिखाई दे रही थी जिससे असीम शीतलता का आभास हो रहा था। उसने अपनी मानसिक शक्ति का एक हल्का सा झोंका भेजा और तुरंत समझ गया कि यह तलवार क्या करती है। एक जीवनदायिनी अस्त्र। साधक अपनी तलवार दाव से संबंधित सभी अंतर्दृष्टियों को इस अस्त्र में डालकर इसे तलवार दाव के सार से भर सकता है। जब आप किसी ऐसे अस्त्र का उपयोग करते हैं जो आपके अपने तलवार दाव के साथ पूरी तरह से संरेखित हो तो यह अधिकतम शक्ति प्रदान कर सकेगा। आप इसका उपयोग अपने तलवार दाव को निरंतर निखारने और उन्नत करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा सभी जीवनदायिनी अस्त्र अत्यंत मूल्यवान सामग्रियों से निर्मित होते हैं और आपके साथ साथ विकसित हो सकते हैं।
यदि आपका तलवार दाव पर्याप्त शक्तिशाली है और आप इसे पर्याप्त मूल्यवान सामग्री प्रदान करते हैं तो थोड़े से भाग्य के साथ आप भविष्य में एक ब्रह्मांड अस्त्र को जन्म दे सकते हैं। इसकी कीमत 30 मिलियन क्यूब है। तो यह एक जीवनदायी हथियार है, निंग ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने इनके बारे में बहुत पहले सुना था, लेकिन तलवार महल की आयुध घाटी में भी ऐसा कोई हथियार नहीं था। जीवनदायी हथियार बेहद दुर्लभ थे। जब भी कोई महारथी कारीगर भारी मेहनत के बाद आखिरकार कोई हथियार बना लेता तो दूसरे साधक उसे खरीदने के लिए तुरंत आगे बढ़ाते। जीवन रक्त शस्त्रों को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वे वास्तव में उन्हें चलाने वाले साधकों के साथ एकाकार हो जाते थे और उनके भीतर का सार उनके चलाने वालों द्वारा ही निर्मित किया जाता था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे बढ़ भी सकते थे और अधिक शक्तिशाली भी बन सकते थे। ये साधकों के लिए एकदम सही हथियार थे, ऐसे हथियार जो साधक की पूरी क्षमता को उजागर कर सकते थे। अगर निंग कोई साधारण हथियार इस्तेमाल करता तो शायद वह अपनी जीवन रक्त शस्त्र से जितनी शक्ति उत्सर्जित कर पाता उसका सिर्फ 30% से 40% ही उत्सर्जित कर पाता। यही बात जीवन रक्त शस्त्रों को इतना शक्तिशाली बनाती थी और वे बिना किसी सीमा के विकसित हो सकते थे। आमतौर पर उच्च स्तरीय अनंत तलवारें सबसे अच्छे हथियार होते थे जिन्हें आप खरीद सकते थे, लेकिन जीवन रक्त वाले हथियार आपके साथ साथ लगातार बढ़ते जा सकते थे और आपकी तरह ही और भी शक्तिशाली होते जा सकते थे। दूसरों के हाथों में यह शायद एक साधारण उच्च स्तरीय अनंत हथियार ही होता, लेकिन अपने असली स्वामी के हाथों में यह अनगिनत गुना ज्यादा शक्तिशाली होता। लगभग सभी शाश्वत सम्राटों ने जीवनदायी हथियारों का उपयोग किया और यदि पर्याप्त रूप से विकसित और सशक्त किया जाए तो जीवनदायी हथियारों के पास ब्रह्मांड के हथियारों में परिवर्तित होने का मौका था। तलवार का महल तलवार साधकों से भरा पड़ा है और जब भी उनमें से किसी को कोई जीवनदायी हथियार मिलेगा तो वह उसके लिए पागल हो जाएगा। निंग की निगाहें उत्सुकता से चमक रही थीं। किसने सोचा था कि मुझे इस वैकल्पिक ब्रह्मांड में ऐसा कोई हथियार मिल जाएगा? जीवनदायी हथियार केवल अपने पहले स्वामी के साथ ही पूरी तरह से जुड़ सकते थे। एक बार जब वह पहला स्वामी नष्ट हो जाता तो वे साधारण हथियारों से ज्यादा कुछ नहीं रह जाते। मुझे सचमुच यही चाहिए। मेरी तलवार दाव में सभी तलवार कलाओं के सभी पहलू समाहित हैं। मेरे लिए ऐसी तलवार ढूंढना बेहद मुश्किल है जो मेरे दाव के अनुकूल हो, निंग ने सोचा। मुझे एक ऐसी जीवनदायी तलवार चाहिए जो मेरी ही तरह शक्तिशाली हो। साथ ही दाववादी। निंग ने पास खड़े एक सेवक की ओर देखा और उसे मन ही मन संदेश भेजा। दावलॉर्ड सेवक ने भी हैरानी से उसकी ओर देखा। यह विश्व स्तरीय साधक क्या चाहता था? मुझे इस जीवनदायी हथियार की जरूरत है, निंग ने भेजा। जीवन रक्त शस्त्र। दूर खड़ा सेवक इस अनुरोध से बुरी तरह चौंक गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और शून्यता में कदम रखते हुए निंग के पास पहुंचा। साथ ही दाववादी सेवक ने झट से निंग की ओर मुस्कुराकर देखा। क्या आप इस जीवनदायी हथियार की कीमत थोड़ी कम कर सकते हैं? निंग ने पूछा। अगर तुम सम्राट के मित्र हो या शायद उनके वरिष्ठ शिष्यों को जानते हो तो वे तुम्हारे लिए कोई सौदा कर सकते हैं। मैं तो बस एक मामूली सेवक हूँ, मेरे पास वह अधिकार नहीं है, सेवक ने कहा। ये तलवार एक प्राण प्रतिष्ठा हथियार है जो अभी कुछ समय पहले ही गढ़ी गई है। अगर तुम थोड़ी देर और रुको तो मुझे लगता है कि दूसरे तलवार साधक आएंगे और इसे तुरंत छीन लेंगे। निंग ने सिर हिलाया। तलवार के साधक तलवार के प्रति समर्पित होते हैं। आपको बस एक तलवार की जरूरत होती है जिसके प्रति आप पूरी तरह समर्पित हों और फिर उसका इस्तेमाल बाकी सभी कलाओं को नष्ट करने के लिए करें। दुश्मन भले ही तरह तरह के अजीबोगरीब हथकंडे और मंत्र इस्तेमाल करें, लेकिन जब मेरी तलवार निकलेगी तो वह आकाश को चकनाचूर कर देगी और धरती को कुचल देगी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देगी। निंग का अपना तलवार दाव पहले से ही काफी भयानक था। जब इसे किसी उपयुक्त प्राण प्रतिष्ठा हथियार से मिलाया जाए तो ये ताकत के ऊपर और भी ताकत जोड़ देगा। कोई भी तलवार साधक जीवनदायी तलवार प्राप्त करने के अवसर के लिए अपने सभी अन्य खजानों का बलिदान करने को तैयार होगा। 30 करोड़ घन। निंग उस बर्फ सी सफेद तलवार को घूर रहा था जिससे बर्फ जमने जैसी ठंडक फैल रही थी। यह वाकई एक दर्दनाक कीमत थी, क्योंकि मृतक हेगेमोन ने उसे सिर्फ 50 करोड़ घन दिए थे। उसके डार्कस्पेस फ्लेमस्टोन के भंडार की कीमत सिर्फ 10 करोड़ घन थी। मैं इसे खरीदूंगा, निंग ने सिर हिलाया। जरा रुकिए, मैं रिपोर्ट बनाने जाता हूँ, परिचारक ने कहा। इस जीवनदायिनी तलवार पर लगे प्रतिबंधात्मक मंत्रों को तोड़ने की शक्ति मुझमें नहीं है। ठीक है, निंग ने समझ में सिर हिलाया। जीवनदायी तलवारों के साथ ज्यादा सावधानी नहीं बरती जा सकती। अगर कोई उन्हें छू भी ले तो तलवार किसी और के लिए बेकार हो जाएगी और एक साधारण हथियार से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगी। जीवनदायी हथियार पर पहली बार बांधना बहुत जरूरी था, क्योंकि सिर्फ पहली बार बांधने पर ही वह सच्चा और पूरा हो सकता था। अटेंडेंट अपनी रिपोर्ट देने चला गया। निंग तो बस तलवार को घूरता रहा और मन ही मन बुदबुदाया। अगर मुझे 6 रक्तयुक्त तलवारें मिल जाएं तो कितना अच्छा होगा। मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगा। लेकिन जाहिर है, अगर किसी ने निंग की गुप्त इच्छा सुनी होती तो शायद हंस हंसकर लोटपोट हो जाता। एक रक्तयुक्त तलवार तो पहले से ही अमूल्य खजाना थी। 6 तलवारें, भला कौन ऐसी बात सोचने की हिम्मत करेगा। थोड़ी देर बाद अटेंडेंट फिर से प्रकट हुआ। बस जब उसने निंग को देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, मानो वह किसी राक्षस को देख रहा हो। उफ। साथ ही ताववादी सेवक पहले से कहीं ज्यादा विनम्र और सम्मानजनक लग रहा था। क्या आप कृपया मेरे साथ इस तरफ आ सकते हैं? निंग ने उसकी ओर देखा। सेवक ने मन ही मन संदेश भेजा। सम्राट ने आपको उनसे मिलने जाने का आदेश दिया है। सम्राट? निंग दंग रह गया। मेरे सम्राट? बिल्कुल, यानी सम्राट गोनफ्लेम, सेवक ने जवाब भेजा।
वह सचमुच हैरान था। आमतौर पर सम्राट गोनफ्लेम से मिलने का अनुरोध अन्य प्रमुख शक्तियां ही करती थीं। सम्राट गोनफ्लेम इस युवा विश्वस्तरीय साधक को सक्रिय रूप से आमंत्रित क्यों कर रहे थे? पुस्तक 28 अध्याय 44 सम्राट गोनफ्लेम उनसे मिलना चाहते थे। जी निंग एक पल के लिए झिझकी। वह एक विश्वस्तरीय साधक से ज्यादा कुछ नहीं थे। सम्राट गोनफ्लेम उनसे व्यक्तिगत रूप से क्यों मिलना चाहते थे? इसका शायद एक ही कारण था, गोलियों का आदर्श। सम्राट गोनफ्लेम गोलियों के देवता के अनुचरों में से एक थे, जबकि देवता का निंग के दिवंगत हेगेमॉन स्वामी के साथ असाधारण रूप से घनिष्ठ संबंध था। संभवतः उन्हें उनके स्वामी की पत्नी माना जा सकता है, लगभग एक धर्ममाता की तरह। मार्गदर्शन करो, निंग ने कहा। मेरे पीछे आओ। सेवक ने तुरंत आगे का रास्ता दिखा दिया, लेकिन वह अपने हृदय में ये सोचकर हैरान हो गया कि इस युवा विश्वस्तरीय साधक और उसके सम्राट के बीच क्या संबंध था। सेवक निंग को आगे ले गया। थोड़ी देर बाद सम्राट स्तर का एक अनुचर खुद निंग का रास्ता दिखाने लगा। थोड़ी देर बाद वे एक विशाल शांत आंगन में पहुंच गए। आंगन के भीतर 2 झीलें थीं, जिनमें से एक धधकते लावा जैसे तरल पदार्थ से भरी हुई थी। दूसरी झील एक बर्फीले तरल पदार्थ से भरी हुई थी जो इतना ठंडा था कि आसपास का इलाका बर्फ से ढक गया था। उस धधकती झील और जमी हुई झील के बीच एक पुराना छोटा सा पेड़ था जो आकार में बड़ा था। पेड़ के नीचे एक मेज, एक कुर्सी और एक आदमी था। उग्र बालों वाले आदमी का ऊपरी शरीर खुला हुआ था और वह वहीं बैठा हुआ निंग को तौल रहा था। उसकी आंखों में एक आलोचनात्मक नजर थी। सम्राट, अनुचर ने आदरपूर्वक कहा, डाकनॉर्थ आ गया है, तुम जा सकते हो। सम्राट गोनफ्लेम ने निर्देश दिया। अनुचर तुरंत वापस चला गया और पीछे केवल निंग और सम्राट गोनफ्लेम ही रह गए। ये जूनियर आपको नमस्कार करता है, सम्राट। निंग ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। मेरे सामने औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं है, डाकनॉर्थ। आओ, बैठो। सम्राट गोनफ्लेम मुस्कुराए और अपने सामने वाली सीट की ओर इशारा किया। ये देखकर निंग ने भी उनका इशारा माना और बैठ गया। चखकर देखिए, यहाँ की शराब मुझे विभिन्न डाउनलॉर्ड्स ने दी है, जिन्होंने मुझे विभिन्न खजाने बनाने में मदद करने के लिए कहा है। मुझे यहाँ की आधी शराब के नाम भी नहीं पता और न ही मुझे इसकी परवाह है। मैंने पहले ही विभिन्न सामग्रियों और अवयवों के गुणों पर शोध और विश्लेषण करने में अनगिनत प्रयास किए हैं। मुझे अपने भोजन और शराब के लिए भी ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सम्राट गोनफ्लेम ने कहा। निंग ने सिर हिलाया। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड में नंबर 1 कारीगर बनने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। मुझे वास्तव में एक कारीगर बनना पसंद है। जब मैं गुरु का अनुसरण करता था तो मैं उनके कई शिष्यों और अनुचरों में से एक से ज्यादा कुछ नहीं था। मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति था। सम्राट गोनफ्लेम की आंखों में एक यादगार भाव था। एक साधक के रूप में मैं धीरे धीरे सुधार कर रहा था, लेकिन मुझे एक कारीगर के रूप में काम करना वाकई पसंद था। इसलिए मैंने अपनी सारी मेहनत इसी क्षेत्र में लगा दी। किसने सोचा था कि मैं चौथे चरण का डाउनलॉर्ड बन जाऊंगा और फिर स्वाभाविक रूप से एक शाश्वत सम्राट बन जाऊंगा। मुझे बाद में ही एहसास हुआ कि गुरु गुप्त रूप से मुझ पर पूरा ध्यान दे रहे थे। उन्होंने कई मौकों पर मेरा मार्गदर्शन और सहायता की थी, बिना मुझे पता चले। निंग मन ही मन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। सम्राट गोनफ्लेम को अनंत काल की प्राप्ति इस बात का प्रमाण थी कि अगर आप किसी खास व्यापार या शिल्प के प्रति सच्चे मन से समर्पित हो जाएं, तो आप चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है, ये भी तभी संभव था जब आपके पास गोलियों के पैरागॉन जैसी कोई महान शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही हो। पैरागॉन उन 3 प्राचीन आदिम स्टाकिंगों में से एक थी जो इस ब्रह्मांड के जन्म से ही अस्तित्व में थी। हालांकि उसने कलाबाजी में ज्यादा समय या मेहनत नहीं लगाई, फिर भी वह इस ब्रह्मांड में शीर्ष 3 में से एक थी। सम्राट गोनफ्लेम का इसमें मार्गदर्शन करना उसके लिए स्वाभाविक रूप से काफी आसान था। यदि उसने ऐसे बुद्धिमान गुरु के बिना केवल आंख मूंदकर अध्ययन किया होता तो यह असंभव था कि वह अनंत काल प्राप्त कर पाता। यहाँ आते ही मैंने तुम्हें देख लिया था। सम्राट गोनफ्लेम ने निंग की ओर देखा। निंग चौंका। इतने सारे खजाने सामने रखे होने के बावजूद आप पर कोई इच्छा हावी नहीं हुई। आखिरकार आपने एक जीवनदायी हथियार चुना। सम्राट गोनफ्लेम मुस्कुराए और सिर हिलाया। बुरा नहीं, लगता है आप समझ गए हैं कि एक सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए आपको अभी भी अपनी शक्ति पर निर्भर रहना होगा। अजीबोगरीब कलाकृतियों और प्राचीन कलाकृतियों पर निर्भर रहना, यही वह रास्ता है जो शायद ही कभी आपको पूरी तरह से अजेय बनाता है। तुम एक तलवार साधक हो। तलवार साधक जो सचमुच अपने युग के सबसे प्रभावशाली लोग थे, वे सभी अपने हाथों में तलवार के अलावा किसी और चीज पर निर्भर नहीं थे, या शायद अपनी शक्तिशाली गुप्त कलाओं पर जो उन्होंने विकसित की थी, सम्राट गोनफ्लेम ने कहा। निंग ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि क्या सिखाया जा रहा था। तलवार महल के प्राचीन पुस्तकालय में उसने कई गुप्त कलाएं देखी थीं और इस प्रकार वह समझ गया था कि कई शक्तिशाली डाउनलॉर्ड्स अपनी विकसित की गई शक्तिशाली गुप्त कलाओं पर निर्भर थे। ये लगभग सभी अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों के लिए सच था। सबसे भयानक रूप से शक्तिशाली डाउनलॉर्ड्स और सम्राटों की अपनी अनूठी तकनीकें होती हैं। सम्राट गोनफ्लेम ने आह भरी। कुछ डाउनलॉर्ड्स में इतनी शक्तिशाली क्षमताएं होती हैं कि मैं भी उनसे दूरी बनाए रखना पसंद करूंगा। उदाहरण के लिए, मैं एक डाउनलॉर्ड को जानता हूं जिसका नाम डाउनलॉर्ड अदरपाथ है, जिसने अपने डाउ का उपयोग करके एक सचमुच अलौकिक गुप्त कला का निर्माण किया। वह खुद को वुगांग सागर ऑफ ग्लास में पूरी तरह से विलीन करने में कामयाब रहा, जो कि आदिम अराजकता से स्वाभाविक रूप से बना था। वुगांग ग्लास रूप में महारत हासिल करने के बाद वह केवल एक विचार से ही विशाल कांच के सागर में बदल सकता है और उसे आपकी ओर उछाल सकता है। इसके जाल में फंसने पर
मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति शायद नष्ट हो जाएगा। निंग मन ही मन अवाक रह गया। फिर भी बात तो समझ में आ रही थी। 3 लोगों से निकलने के कुछ ही समय बाद उसका सामना डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स से हुआ था। हालांकि वह सिर्फ तीसरे चरण का डाउनलॉर्ड था। उसकी अंकगणितीय भविष्यवाणी की शक्तियां अविश्वसनीय थीं। जब भी उसे अंदाजा होता कि कोई खतरा नजदीक है, वह तुरंत चुपचाप भाग जाता, जिससे उसे मारना लगभग नामुमकिन हो जाता। इससे भी बदतर, अगर आप उसे नाराज करते लेकिन उसे मार नहीं पाते, तो वह आपसे निपटने या आपके हितों के खिलाफ काम करने के हर तरह के तरीके ढूंढ लेता। यही वजह थी कि डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स असल में एक खतरनाक इंसान था। उन अलौकिक डाउनलॉर्ड्स ने अपने दाव को पुनर्तः चरमोत्कर्ष तक प्रशिक्षित कर दिया है, जिससे उन्हें अकल्पनीय शक्ति प्राप्त हो गई है। इससे भी बुरी बात यह है कि वे अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए सम्राट को मारने के बहाने ढूंढते रहते हैं। सम्राट गुनफ्लिम ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। अनंत काल प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है, और फिर भी कमजोर शाश्वत सम्राटों का इतनी बेरहमी से शिकार किया जाता है कि वे दुनिया में अपना चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं करते। निंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यही बात अनंत प्रदेशों में भी सच थी। डाउनलॉर्ड ऑलगॉड ने सम्राट मेलोबो का पूरे ब्रह्मांड में पीछा किया था, जबकि कृपाण महल के लॉर्ड डॉनस्टार ने एक बार अपनी कृपाण के 3 वार से एक शाश्वत सम्राट को मार डाला था। यही कारण था कि वहाँ इतने कम शाश्वत सम्राट थे, और जो बचे थे वे सभी अविश्वसनीय शक्ति के थे। अनंत प्रदेशों के 3 हेजेमोन इसके अच्छे उदाहरण थे, जैसे सम्राट मिरजनो, जो जीवित रहने में बेहद कुशल थे। सम्राट ट्रिसिलक भी जीवित रहने में कुशल थे। जादुई खजाने, बाह, 1 या 2 ही काफी हैं। अगर तुम अपनी सारी मेहनत जादुई खजाने इकट्ठा करने में लगा दोगे तो तुम कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। सम्राट गुनफ्लिम ने निंग की ओर देखा। हालांकि मैं उन राक्षसी रूप से शक्तिशाली डाउनलॉर्ड से बहुत सावधान हूँ, लेकिन मुझे कहना होगा कि उन्होंने सही रास्ता चुना है। अगर वे सफल होते हैं और अनंत काल प्राप्त करते हैं, तो वे सम्राटों के बीच हेगेमॉन बन जाएंगे। उन्हें तुरंत चर्च ऑफ एनिहिलेशन में स्टॉकिंग का पद दिया जाएगा, और वे उस पद पर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होंगे। निंग ने जिज्ञासावश पूछा, क्या चर्च ऑफ एनिहिलेशन के सभी स्टॉकिंग्स हेगेमॉन स्तर पर नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, नामुमकिन। सम्राट गुनफ्लिम ने अपना सिर हिलाया। वे बस शक्तिशाली शाश्वत सम्राट हैं जिन्हें स्टॉकिंग बनने के लिए चुना गया था। अगर वे हेगेमॉन होते तो उन्हें स्टॉकिंग के रूप में चुना नहीं जाता, वे बस स्टॉकिंग ही होते। उदाहरण के लिए सम्राट मनीसील को ही लीजिए। मैंने सुना है कि वह सील्स के ताव में बेहद शक्तिशाली है, लेकिन वह अभी भी हेगेमॉन के स्तर से बहुत दूर है। या 3 आदिम स्टॉकिंग्स पर विचार करें। उनकी हमेशा से ही उत्कृष्ट स्थितियां रही हैं, क्योंकि वे तीनों ही हेगेमॉन थे। सम्राट गुनफ्लिम ने कहा। ओह, निंग ने सिर हिलाया। तो जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, गोलियों का आदर्श वास्तव में एक हेगेमॉन था। गोलियों की प्रतिमूर्ति सचमुच एक अविश्वसनीय व्यक्तित्व है, सम्राट गुनफ्लिम ने कहा। किंवदंतियों के अनुसार जब वह केवल एक डाउनलॉर्ड थी, तब भी वह एक राक्षसी थी जो अनंत सम्राटों को आसानी से मार सकती थी। अनंत काल प्राप्त करने के बाद ही वह एक हेगेमॉन बन पाए। हालांकि कोई निश्चितता नहीं है। किंवदंतियों में कहा गया है कि बहुत समय पहले वह एक हेगेमॉन नहीं थी। अनंत सम्राट के रूप में कई वर्षों के प्रशिक्षण के बाद ही वह हेगेमॉन स्तर की शक्ति तक पहुंच पाए। सम्राट मनीसील बदले में एक साधारण सम्राट थे, जिन्होंने पूरी तरह से अपने सील्स के दाव पर ध्यान केंद्रित किया था। अब तक वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गए हैं। सम्राट गुनफ्लिम हंसे। सम्राट बनने के बाद आप धीरे धीरे प्रशिक्षण लेकर आगे बढ़ सकते हैं और अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं, और आपके पास हेगेमॉन स्तर तक पहुंचने का मौका भी होगा। हालांकि वास्तव में इस प्रयास में सफल होना बहुत कठिन है। अनगिनत वर्ष बीत गए हैं, लेकिन ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति गोलियों का प्रतिमान था। निंग हैरान रह गया। ब्राइट शो किंगडम में उसने सुना था कि हेगेमॉन तभी बनते हैं जब सबसे शक्तिशाली डाउनलॉर्ड्स को अनंत काल प्राप्त होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पैरागॉन वास्तव में इस नियम का अपवाद है। ये वास्तव में एक सिद्धांत था कि साधना का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहां हमेशा एक अंतिम मौका दिया जाता है। सम्राट गुनफ्लिम ने निंग के साथ काफी देर तक बातचीत की, जिससे निंग का क्षितिज विस्तृत हो गया। अब तुम्हें एक जीवन रक्षक हथियार चाहिए, है ना? सम्राट गुनफ्लिम ने निंग की ओर देखा और फिर हंस पड़े। यह आसान होगा। ये हमारी पहली मुलाकात है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पहली मुलाकात के तोहफे के तौर पर एक जीवन रक्षक हथियार भेंट करूंगा। अद्भुत, निंग ने प्रसन्नता व्यक्त की। वह जानता था कि नए नए गढ़े गए जीवन रक्त हथियारों में अंतर होता है। कुछ बेहद भारी हो सकते हैं और उसके स्वर्ग भंजक रुख जैसे भयंकर रुख के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। कुछ उसके रक्तपात रुख या उसकी छाया रहित रुख के लिए बेहतर हो सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जीवन रक्त हथियारों में लगातार सुधार और बदलाव किया जा सकता है। भले ही हथियार शुरू में अच्छा न लगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वह अपने स्वामी के लिए और भी बेहतर होता जाएगा। लेकिन एक जीवनदायी खजाना जो शुरू में एकदम सही बैठता है, स्वाभाविक रूप से और भी तेजी से शक्तिशाली होता जाएगा। इस ब्रह्मांड के नंबर 1 ग्रैंडमास्टर कारीगर के लिए खुद के लिए एक जीवनदायी हथियार बनाना, यह वाकई एक दुर्लभ अवसर था। सम्राट, कृपया इसे देखिए। निंग ने तुरंत अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन शुरू कर दिया। मेरा तलवार दाव 5 अलग अलग सर्वोच्च दाव से बना है। जैसे ही निंग ने अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन किया, सम्राट गुनफ्लिम को बहुत गहरा सदमा लगा। क्या तुमने तो इन्हें बिल्कुल सही तरीके से जोड़ दिया है। इसमें तलवार के पूरे दाव के सभी पहलू शामिल हैं। सम्राट गुनफ्लिम ने निंग को घूर कर देखा। अगर यह बच्चा बढ़ता और विकसित होता रहा,
तो वह न सिर्फ एक शक्तिशाली दावलॉर्ड बनेगा बल्कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली दावलॉर्ड्स में से एक जरूर बनेगा। वह शायद अपनी तलवार के एक ही वार से कुछ कमजोर शाश्वत सम्राटों को मार गिराएगा। सम्राट, अपनी तलवार कला का प्रदर्शन समाप्त करने के बाद निंग ने सम्राट गोनफ्लेम की ओर देखा। सम्राट गोनफ्लेम ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। आपके जीवनदायी हथियार को हर पहलू में पूर्णता की पराकाष्ठा तक पहुंचना होगा। इसे बनाना आसान नहीं होगा और इसके लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होगी। अगर वह किसी साधारण तलवार साधक के लिए जीवनदायिनी तलवार बनाना चाहता तो उसे लगभग 10 मिलियन क्यूब कैओस अमृत की जरूरत पड़ती, और अगर वह उसे खुले बाजार में बेचना चाहता तो शायद उसकी कीमत लगभग 20 या 30 मिलियन क्यूब होती। लेकिन ड्राकनॉर्थ का तलवार दाव एक ऐसा दाव था जिसमें सभी प्रकार की तलवार कलाएं शामिल थीं। एक ऐसा दाव जो सच्ची पूर्णता की खोज में था। सिर्फ सामग्री की कीमत ही शायद उसे 30 मिलियन क्यूब पड़ती। हाँ, खैर, चूंकि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक हथियार बनाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक हथियार बनाऊंगा। सम्राट गोनफ्लेम हंसा। मैं सिर्फ एक हथियार से दिवालिया नहीं हो जाऊंगा, सम्राट, निंग ने अचानक कहा। इस जूनियर का एक बहुत ही अपमानजनक अनुरोध है। एक बेतुका अनुरोध? सम्राट गोनफ्लेम हंसे। शर्माओ मत, बोलो। उन्होंने अभी अभी 30 लाख घनों के बराबर कीमती सामग्री देने का वादा किया था। इस समय वे बहुत उदार और उदार महसूस कर रहे थे। तुम इस जूनियर की तलवारबाजी तो देख ही चुके हो। सच कहूं तो अगर मेरे पास 6 जीवनदायी तलवारें होती तो बहुत अच्छा होता। उस स्थिति में मेरी शक्ति कई गुना बढ़ जाती। निंग ने जल्दी से कहा, लेकिन हाँ, ये जूनियर तुमसे 6 तलवारें मांगने की हिम्मत तो नहीं करेगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दो, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे पास कुछ अनमोल खजाने और कुछ अराजकता अमृत भी है। मैं तुम्हें घाटे में काम करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा। निंग सचमुच 6 प्राण रक्त अस्त्रों की गहरी चाहत रखता था। उसे 6 चाहिए थे, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। सम्राट गोनफ्लेम की इतनी इज्जत देखते हुए वह शायद उन 6 अस्त्रों को बहुत कम कीमत पर दे देता। तार्किक रूप से निंग को लगा कि वह इन्हें खरीद सकता है। 6? सम्राट गोनफ्लेम की आंखें फटी की फटी रह गईं। 6 जीवन रक्त हथियार? तुम्हारा अनुरोध वाकई बहुत अपमानजनक है। पुस्तक 28, अध्याय 45, कुछ रोचक जानकारी। बस इतना बता दीजिए कि आपको कितना चाहिए। सम्राट जी, निंग ने बेशर्मी से कहा। उसके जैसे युवा विश्व स्तरीय साधक के लिए एक शाश्वत सम्राट के सामने बेशर्म होना कोई खास मायने नहीं रखता था। अगर इसका मतलब 6 प्राण रक्त हथियार हासिल करना था तो थोड़ी सी बेशर्मी कोई मायने नहीं रखती थी। सम्राट गोनफ्लेम अवाक रह गए। 6 जीवनदायी हथियार? चलो, उस थकाऊ मेहनत को छोड़ दें जो मुझे इसमें लगानी पड़ेगी। 6 जीवनदायी हथियार? क्या आपको पता भी है कि सिर्फ सामग्री की ही कितनी कीमत होगी? क्या आपको अंदाजा है? क्या आप वाकई यह बेतुका दावा करने की हिम्मत कर रहे हैं कि आप इसे पूरा कर लेंगे? इसकी कीमत कितनी होगी? निंग ने पूछा। आपके लिए खास तलवारें बनाने के लिए? आपकी तलवारें बाकी सभी जीवनदायिनी हथियारों से अलग होंगी। आपका तलवार दाव सभी दिशाओं को समाहित करता है, जिसका मतलब है कि जीवनदायिनी हथियार भी हर पहलू में पूरी तरह से परिपूर्ण होना चाहिए। सिर्फ सामग्री की ही कीमत एक साधारण जीवनदायिनी हथियार के लिए जरूरी सामग्री से कम 3 गुना ज्यादा होगी। इसके लिए कुल 30 मिलियन क्यूब कैओस नेक्टर की जरूरत होगी। 6 तलवारों की कीमत 180 मिलियन क्यूब होगी। सम्राट गोनफ्लेम अचानक निंग की ओर देखते हुए बेकाबू होकर हंसने लगे। ठीक है, मैंने तुम्हें एक मुफ्त देने का वादा किया था, इसलिए तुम्हें मुझे सिर्फ 1.5 करोड़ क्यूब देने होंगे। मेरे समय, मेहनत और मेहनत की बात, तो हम इसे मुफ्त ही मानेंगे। हे, तुमने कहा था कि तुम ये सुनिश्चित करोगे कि मैं घाटे में न चलूं, है ना? क्या तुम मुझे इतना दे सकते हो? निंग अवाक रह गया। वह सचमुच एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा था। 150 मिलियन घन, ये बहुत वास्तवेन पैलेस का डाउलॉर्ड सोलिस की एक बेहद शक्तिशाली वर्ग स्तर का डाउलॉर्ड था। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स की सहायता प्राप्त करने के लिए उसने लगभग 20 मिलियन क्यूब के बराबर कैओस नेक्टर का एक संग्रह इकट्ठा किया था, जो लगभग उसके पूरे खजाने के बराबर था। लेकिन जाहिर है, जिन खजानों और हथियारों का उसने युद्ध में इस्तेमाल किया और जो उसकी अपनी असली ताकत का हिस्सा थे, उसे उसने स्वाभाविक रूप से नहीं बेचा। अधिकांश प्रमुख शक्तियां, भले ही उन्होंने अपने सभी बहुमूल्य खजाने बेच दिए हों, तब भी वे संभवतः 100 मिलियन क्यूब्स बनाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सम्राट गोनफ्लेम ने निंग की ओर देखा, फिर चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम अभी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे थे कि तुम मेरे साथ कैसे समझौता करोगे? निंग विचारों के लिए अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था। उसे क्या करना चाहिए? उसके पास काफी खजाने थे, लेकिन वह 1.5 करोड़ घनों के खजाने के करीब भी नहीं था। सम्राट गोनफ्लेम गोलियों के आदर्श को चेहरा देना चाहते थे और इसलिए उसे 30 करोड़ घनों की सामग्री उपहार में देने को तैयार थे। ये पहले से ही बहुत उदारता थी। ये याद रखना चाहिए कि जब सम्राट गोनफ्लेम ने ये प्रस्ताव दिया था, तब वह केवल एक साधारण जीवन रक्षक हथियार बनाने की योजना बना रहे थे, जिसकी लागत लगभग 10 करोड़ घनों की होगी। किसने सोचा होगा कि निंग की तलवार दाव इतनी अविश्वसनीय होगी? सम्राट गोनफ्लेम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते थे, इसलिए उन्होंने इतनी उदारता दिखाई कि निंग को एक उपयुक्त और उससे भी ज्यादा महंगा हथियार देने का वादा किया। लेकिन निंग को भी लगा कि इतनी बड़ी मांग और सम्राट शायद राजी न हो। इतनी बड़ी दौलत से सम्राट गोनफ्लेम जैसे व्यक्ति का भी दिल टूट जाएगा। अरे, निंग के दिमाग में अचानक एक विचार कौन था। सम्राट, निंग ने पुकारा। सम्राट गोनफ्लेम निंग के चेहरे पर बेहद अजीब भाव देखकर खुश हो रहे थे। निंग की आवाज सुनकर वह खुद को उत्सुक हुए बिना नहीं रह सके।
क्या बात है, क्या तुम्हारे पास वाकई इतना खजाना है कि इसकी भरपाई कर सको? निंग के पास बेशक पर्याप्त खजाना था। मृतक हेगेमोन का प्राचीन कवच ही 6 जीवन रक्त हथियारों से कहीं ज्यादा कीमती था। उस कवच को गोलियों के प्रतिमान ने खुद मेहनत से बनाया था और वह सचमुच अमूल्य था। ऐसा खजाना खरीदने का कोई और तरीका नहीं था। जहां तक मृतक हेगेमोन द्वारा उसे दी गई 2 दाव मुहरों की बात है, मृतक हेगेमोन ने हर एक दाव मुहर के निर्माण में अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी। वे भी किसी भी बाजार में कहीं नहीं मिल सकती थीं और वे वास्तव में जीवन रक्त हथियारों की कीमत से भी ज्यादा थीं। लेकिन निंग उन्हें कभी नहीं बेचेगा जब तक कि वह सचमुच पागल न हो जाए। इस तरह के अंतिम तुरुप के पत्ते तो बेचे ही नहीं जा सकते। इस जूनियर के पास लेन देन के लिए थोड़ी सी जानकारी है, निंग ने कहा। मुझे लगता है इस जानकारी का मूल्य 1.5 करोड़ घनों के बराबर होगा। जानकारी? किस तरह की जानकारी का इतना मूल्य हो सकता है? सम्राट गुनफ्लिम को आश्चर्य हुआ। सम्राट, निंग ने कहा, जब ये जूनियर पहली बार आकियस क्षेत्र में आया था तो एक बार संयोग से मुझे एक ऐसी जगह मिली जहां मुझे डार्क स्पेस फ्लिमस्टोन की एक विशाल पहाड़ के आकार की शिरा मिली। ये पहाड़ 10 लाख किलोमीटर से भी बड़ा था। सम्राट गुनफ्लिम बिल्कुल शांत थे, लेकिन मिलियन किलोमीटर शब्द सुनकर वे एकदम स्तब्ध रह गए। वे अचानक खड़े हो गए और निंग को गोल गोल आंखों से घूरने लगे। तुमने अभी क्या कहा? 10 लाख किलोमीटर का आकार, डार्क स्पेस फ्लिमस्टोन का पहाड़? हाँ। निंग ने तुरंत सिर हिलाया। सम्राट गुनफ्लिम ने पूछा, ये शिरा कितनी समृद्ध है? एक शिरा के कई अर्थ हो सकते हैं। अयस्क की एक शिरा जिसमें 10,000 किलोग्राम चट्टान में लगभग 1 किलोग्राम शुद्ध अयस्क हो, उसे शिरा माना जाएगा। लेकिन एक शिरा जिसमें 1 अरब किलोग्राम चट्टान में 1 किलोग्राम शुद्ध अयस्क हो, उसे भी शिरा माना जाएगा। हालांकि दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। कृपया देख लीजिए सम्राट। निंग ने हाथ हिलाया जिससे अयस्क का एक टुकड़ा प्रकट हुआ। यह उन अयस्क के टुकड़ों में से एक था जिसे गोलेम मोक्ष ने खनन किया था। यह अयस्क। सम्राट गुनफ्लिम उस अयस्क के टुकड़े को देखकर तुरंत उत्साहित हो गए। वे शिल्पकला के सच्चे महारथी थे और उन्हें तुरंत पता चल गया कि यह एक अविश्वसनीय रूप से समृद्ध शिरा से आया है। इसका लाखों किलोमीटर। मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि ऐसे पहाड़ का मालिक बन सकूं। अयस्क का ये पहाड़ इतना विशाल और कीमती था कि उसके जैसा कोई भी व्यक्ति इस पर स्वामित्व का दावा करने के योग्य नहीं था। दरअसल सम्राट गुनफ्लिम ने कोशिश भी नहीं की। आखिरकार वह गोलियों के देवता का अनुचर था। वह उससे ऐसी कोई बात छिपा ही नहीं सकता था। और इतने बड़े आकार की खदान, अगर गोलियों के देवता ने इस पर दावा कर लिया तो कोई भी इसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी ही होगी। इस खदान का पहले से ही एक मालिक है, निंग ने कहा। एक मालिक? सम्राट गुनफ्लिम दंग रह गया। सम्राट ट्रिसिल्क, निंग ने कहा। सम्राट गुनफ्लिम जोर से हंसने लगे। आहा, वह बेचारा मूर्ख। इस समय सम्राट ट्रिसिलक सचमुच इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बदकिस्मत शाश्वत सम्राट था। सम्राट मनीसील उसका इतनी बेरहमी से शिकार कर रहा था कि उसे कहीं मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। आओ, मेरे पीछे आओ। चलो, मेरे स्वामी से मिलते हैं। सम्राट गुनफ्लिम ने निंग को पकड़ लिया, फिर शून्य में कदम रखा और अपनी संपत्ति से बाहर टेलीपोर्ट हो गया। यह वाकई एक जबरदस्त जानकारी थी। गोलियों की प्रतिमूर्ति भी इसे सुनकर हैरान रह गई और वह तुरंत निंग और सम्राट गुनफ्लिम को ट्राइलीफ क्षेत्र से आकियस क्षेत्र की ओर ले गई। वूश! 5 रंगों वाला अंतरिक्ष पुल लगातार दूर तक ऊंचा उठता जा रहा था। पैरागॉन, निंग और सम्राट गुनफ्लिम तीनों पुल के ऊपर खड़े थे। चूंकि निंग पवित्र अमर लोक से भाग गया था क्योंकि उन्होंने उसकी रक्षा करने वाली संरचना को नष्ट कर दिया था, इसलिए वह ठीक जानता था कि वह कहाँ स्थित है। इसलिए उसे ढूंढना उसके लिए बहुत आसान हो गया। गड़गड़ाहट, यहाँ हम हैं। काले वस्त्र पहने पैरागॉन ने अपना पुल हटा दिया। फिर सम्राट गुनफ्लिम और जी निंग के साथ अंतरिक्ष के शून्य में खड़ी हो गई। इस क्षेत्र में धधकती लपटें उनके पास भी नहीं फटक पा रही थीं। पैरागॉन, सम्राट गुनफ्लिम और निंग सभी शून्य में से लाल लाल ज्वाला से बने उस विशाल पर्वत की ओर देख रहे थे। अयस्क की कितनी विशाल शिरा है। सम्राट गुनफ्लिम सचमुच दंग रह गए। हालांकि डार्कनॉर्थ ने मुझे बताया था कि यह कितना बड़ा है, लेकिन असल में इसे देखना। वाह, डार्क स्पेस फ्लेमस्टोन का इतना बड़ा पहाड़ कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा है। इसे टेलीपोर्ट करके दूर ले जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमारा एकमात्र विकल्प धीरे धीरे इसके अयस्क का खनन करना है, पैरागॉन ने धीरे से कहा। इस तरह का अयस्क का पहाड़ इस पूरे ब्रह्मांड में इसे अपना बताने की हिम्मत रखने वालों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। पैरागॉन उनमें से एक थी। लेकिन जाहिर है अगर किसी और ने इसे सबसे पहले खोजा होता तो वह भी हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं होती। जो भी सबसे पहले ऐसी दौलत खोजता वही उसका मालिक होता। यह एक साझा नियम था जिसका पालन सभी सर्वोच्च शक्तियां करती थीं। लेकिन जाहिर है अगर सम्राट ट्रिसिल्क जैसा तुच्छ सम्राट इसे सबसे पहले खोज लेता तो सर्वोच्च शक्तियां इसे बलपूर्वक छीनने की स्थिति में होती। ये ठीक वैसा ही था जैसे अनंत प्रदेशों के हाई ड्रैगन पर्वत पर सर्वशक्तिमान ब्राइट शो हिगेमोन ने बलपूर्वक कब्जा कर लिया था। ट्रिसिल्क, वो बेवकूफ, शायद इस पहाड़ को अपने पास रखना चाहता था। सम्राट गुनफ्लेम हंसा। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सम्राट मनीसील उसका इस तरह पीछा करेगा। बेचारा ट्रिसिल्क स्वभाव से ही स्वार्थी और दुष्ट है। बेशक वह इस पहाड़ को अपने पास ही रखना चाहेगा। गोलियों की प्रतिमूर्ति ने धीरे से अपना सिर हिलाया। हालांकि अभी उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है।
मनीसील पूरी तरह से पागल हो गया है। अगर चर्च ऑफ एनिहिलेशन के स्वामी ने भी ट्रिसिल्क को अपने निजी संरक्षण में रख लिया तो भी ट्रिसिल्क को हमेशा स्वामी के मुख्यालय में ही रहना होगा। वह उसे फिर कभी नहीं छोड़ पाएगा। अगर ट्रिसिल्क कभी बाहर आया तो मनीसील के गुस्से को देखते हुए वह ट्रिसिल्क को जरूर मार डालेगा। ट्रिसिल्क को अपने शिष्य की हत्या का आभास हो गया था और उसे पता था कि उसकी डार्क स्पेस फ्लेमस्टोन खदान का राज खुल गया है। वह इससे इतना डर गया कि उसने खुद को और भी गहराई में छिपा लिया। इस समय उसकी नसें पूरी तरह से घबरा गई थीं। उन्मत्त मनीसील सचमुच देखने में एक भयानक व्यक्ति था। वह मुहरों के ताव में अपने चरम पर पहुंच चुका था। हालांकि वह गोलियों के आदर्श या विनाश के चर्च के स्वामी से थोड़ा कमजोर था, फिर भी उनमें से कोई भी उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें से किसी को भी यकीन नहीं था कि वे उसे मार पाएंगे। अयस्क का कितना विशाल पहाड़ है। ट्राइलीफ क्षेत्र को इसका सदुपयोग करना होगा और इसे निकालने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। पैरागॉन ने सिर हिलाया। इस अयस्क का मूल्य सचमुच अथाह है। गोनफ्लेम, आगे बढ़ो और डार्कनॉर्थ को वे 6 जीवनदायी हथियार बनाने में मदद करो। मैं तुम्हें जरूरी सारी सामग्री मुहैया कराऊंगा। हमें 200 मिलियन क्यूब कैओस नेक्टर की कीमत से भी कम में अयस्क का इतना बड़ा पहाड़ मिल गया। ऐसा जितनी बार हो उतना ही अच्छा है। ठीक है। सम्राट गोनफ्लेम हंसे और सिर हिलाया। निम की बात करें तो वह मन ही मन आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। सच तो ये था कि न तो उसका और न ही उसके किसी साथी जैसे सोलविंड या ग्रेटजॉय का इस पहाड़ पर कोई इरादा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्यादातर शाश्वत सम्राट भी इस पर दावा करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसके अलावा सम्राट ट्रिसिलक को इस जगह के बारे में पहले से ही पता था, जिसका मतलब था कि दूसरों को भी जरूर पता चल जाएगा। इस प्रकार इस ब्रह्मांड में ऐसे लोगों की संख्या जो निडरता और खुलेआम इस पर अपना दावा कर सकते थे उंगलियों पर गिनी जा सकती है। निंग, ग्रेटजॉय और अन्य सभी दूसरे ब्रह्मांड से थे और केवल विश्व स्तरीय साधक थे। उन्हें ऐसे परम शक्तिशाली व्यक्तियों से मिलने का कभी मौका ही नहीं मिलता। अगर उन्हें ऐसा मौका मिलता भी तो अपनी असली पहचान उजागर होने के डर से वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। और तो और उनके जैसे कमजोर व्यक्ति के लिए ऐसे परम शक्तिशाली व्यक्तियों से सौदेबाजी करने की कोशिश करना उन्हें जबरदस्ती आत्माशोधन का शिकार बना सकता था। अपनी अनेक चिंताओं के कारण उनमें से किसी ने भी पवित्र अमर क्षेत्र छोड़ने पर इस रहस्य को किसी और को बताने का साहस नहीं किया था। हालांकि निंग का गोलियों के आदर्श के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता था। उसने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था और उसे अपने 7 लीफ पल अध्याय भी दिए थे। ये कहा जा सकता है कि वे परिवार थे, इसीलिए निंग ने उसे इस पहाड़ के बारे में बताने की हिम्मत की। अगर उनके बीच खास रिश्ता न होता तो निंग इस जानकारी को हमेशा के लिए अपनी यादों में छिपा कर रखता। पुस्तक 28 अध्याय 46 केवल जी निंग बची है। गोलियों के आदर्श, सम्राट गोनफ्लेम और जी निंग सभी उस दूर स्थित डार्क स्पेस फ्लेमस्टोन के पहाड़ को घूर रहे थे। यह इस ब्रह्मांड की आदिम अराजकता से उत्पन्न अनेक चमत्कारों में से एक था। डार्कनॉर्थ, सम्राट गोनफ्लेम ने अचानक कहा, 6 जीवनदायी हथियारों को बनाने में काफी समय लगेगा। अगर मैं अपनी रियासत में भी घुस जाऊं और समय को तेज कर दूं तब भी उन्हें गलाने में हजारों साल लगेंगे। तुम्हें इंतजार करना होगा। कीमिया, कारीगरी, मुहर बनाना और अन्य दाव, इन सभी में बहुत समय लगता था। प्रमुख शक्तियां आमतौर पर उन संपदाओं में ये प्रक्रिया करती थीं जिनके पास अस्थायी त्वरण मंत्र होते थे। दसियों हजार साल। निंग हंसा। तो मैं बस उन 6 प्राण रक्त हथियारों का धैर्यपूर्वक इंतजार करूंगा। हजारों साल। इसे एक लंबी अवधि कहा जा सकता है, लेकिन इसे एक छोटी अवधि भी कहा जा सकता है। जब जी निंग का समूह मूल रूप से इस वैकल्पिक ब्रह्मांड में आया था तो सिर्फ आकियस क्षेत्र तक की उनकी यात्रा में ही 10,000 साल से ज्यादा लग गए थे। अगर वह अभी भी जेनेसिस लैंड्स में होता तो भी आकियस क्षेत्र से निकलकर घर लौटने में उसे 10,000 साल से ज्यादा लग जाते। चूंकि वह ट्राइलीफ क्षेत्र में था, इसलिए उसे आकियस क्षेत्र पार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस लिहाज से उसने कुछ समय बचा लिया था। मुझे आश्चर्य है कि सोलविंड, ग्रेटजॉय और अन्य लोग जेनेसिस लैंड्स कब छोड़ेंगे। निंग ने ट्राइलीफ दायरे में अपने निवास के भीतर खुद से कहा। जहां तक सु यूजी की बात है, वह प्राइमजन्स जंजीरों के बाहरी छोर पर चुपचाप निंग के लौटने का इंतजार करती रही। अफसोस ये तय था कि वह उसे वहां कभी नहीं देख पाएगी। निंग के अपहरण के लगभग 6000 वर्ष बाद हाथलॉर्ड सोलविंड आंतरिक पहुंच से उभरा और जंजीरों के माध्यम से बाहरी पहुंच की ओर वापस चला गया। भाई सोलविंड, फायसज और अन्य लोग उनका अभिवादन करने गए। मास्टर अमर स्वेलोबेक ने भी उनका अभिवादन किया। हाथलॉर्ड सोलविंड, क्या आपने मेरे स्वामी को देखा है? सु यूजी ने तुरंत पूछा। डार्कनॉर्थ, वह मेरे साथ भीतरी भाग में घुस गया। बाद में हम अलग हो गए और फिर कभी नहीं मिले। क्या हुआ? गंजा हाथलॉर्ड सोलविंड अभी भी वही ढीले लाल वस्त्र पहने हुए था जो उसने हजारों साल पहले पहना था। वह इस सवाल से हैरान हुए बिना नहीं रह सका। सु यूजी ने तुरंत बताया, 6000 साल पहले मैं अचानक अपने गुरु की उपस्थिति को महसूस करने में असमर्थ हो गया, लेकिन उनका संदेश ताबीज अभी भी बरकरार है। तुम्हें उसका आभास नहीं हो रहा? सोलविंड का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसने आंतरिक दुनिया में कई खतरों का सामना किया था और परिणामस्वरूप लगभग मर ही गया था। हालांकि अंततः वह बच गया और एक बड़ी दौलत लेकर चला गया। अंदरूनी पहुंच बहुत कठिन है। हो सकता है कि भाई डार्कनॉर्थ इसके किसी खतरे वाले क्षेत्र में फंस गया हो। हाथलॉर्ड सोलविंड भी काफी चिंतित था, लेकिन 6000 साल बाद भी उसकी कोई खबर न होना शायद यही दर्शाता है कि वह सचमुच गंभीर खतरे में है। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं।
हो सकता है वह अभी भी जिंदा हो। 5000 वर्ष और बीत गए। अब तक राजकुमार ग्रेटजॉय भी भीतरी इलाकों से लौट आए थे। उन्होंने भी जी निंग को नहीं देखा था। इससे सू यूजी और भी निराश और चिंतित हो गए। 3000 साल से भी ज्यादा समय बीत गया। स्काईफायर ब्राइट शो आखिरकार बाकियों के साथ फिर से जुड़ गया और इस तरह जी निंग को छोड़कर बाकी सभी वापस आ गए थे। प्रिंस ग्रेटजॉय, हार्ट लॉर्ड सोलविंड, वाटरलॉर्ड फायरसेज, स्काईफायर ब्राइट शो, इमोर्टल स्वेलोबेक, विश्व देवी स्काईवुल्फ, फ्लिमफेरी सू यूजी, ये सभी मौजूद थे। हम सब बहुत भाग्यशाली थे कि हम सुरक्षित बाहर निकल आए। लेकिन भाई डार्कनॉर्थ लापता हो गया है। राजकुमार ग्रेटजॉय ने भौहें चढ़ाईं। वह काफी समय से लापता है। फायरसेज ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मेरे स्वामी निश्चित रूप से जीवित हैं, सू यूजी ने कहा। स्काईफायर ब्राइट शो ने कहा, लेकिन हम उसका इंतजार नहीं कर सकते। वह 10,000 सालों से लापता है। अगर हम ऐसे ही इंतजार करते रहे तो कौन जाने हम यहाँ कब तक रहेंगे। मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। अगर वह अभी जिंदा है तो जब वह बाहर आएगा और उसे एहसास होगा कि हम यहाँ नहीं हैं, तो वह भी वापस चला जाएगा। सोलविंड और ग्रेटजॉय ने एक दूसरे को देखा। उनका मुख्य उद्देश्य स्काईफायर ब्राइट शो की सुरक्षा करना था। अगर स्काईफायर वापस जाना चाहता तो वे उसे रोक नहीं सकते थे। फ्लेमफेरी, स्काईफायर की बात तो सही है। अगर भाई डार्कनॉर्थ अभी जिंदा है तो वो खुद ही वापस चला जाएगा। सोलविंड ने सू यूजी की तरफ देखा। और यहाँ अकेले इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है, ग्रेटजॉय ने कहा। और डार्कनॉर्थ जिस तरह अचानक गायब हो गया, उसे देखते हुए ये भी मुमकिन है कि वह जेनेसिस लैंड्स छोड़ चुका हो। दरअसल हो सकता है कि वह वापस भी जा चुका हो। वापस चले गए, सू यूजी ने घूर कर देखा। यह वास्तव में संभव था। जेनेसिस लैंड्स रहस्यों से भरे थे। ये पूरी तरह से संभव था कि किसी विशेष स्थान ने जी निंग को ब्रह्मांड में किसी अन्य स्थान पर टेलीपोर्ट कर दिया हो। अगर ऐसा वास्तव में हुआ होता तो जी निंग का दूसरी बार धीरे धीरे आर्कियस क्षेत्र से होकर यात्रा करना कोई मायने नहीं रखता। आर्कियस क्षेत्र बहुत बड़ा था। यहाँ तक कि प्रिंस ग्रेटजॉय जैसे स्पेस टाइम के दांव में कुशल व्यक्ति को भी इसे पार करने में लगभग 10,000 साल लग जाते। अगर जी निंग इसे पार करना चाहते तो उन्हें इससे कहीं ज्यादा समय लगता। सोलविंड ने कहा, शायद भाई डार्कनॉर्थ को वास्तव में एक विशेष स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप वह हमारे ब्रह्मांड में वापस चला गया। चलो साथ साथ लौटते हैं। डार्कनॉर्थ तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। वह अकेले ही वापस लौटने में पूरी तरह सक्षम है। फ्लेमफेरी, हम वापस जाने पर शायद डार्कनॉर्थ को देख पाएंगे। उन सभी ने उससे अपने साथ लौटने का आग्रह किया। सच कहूं तो सदियों के इंतजार ने फ्लेमफेरी पर भी अपना असर दिखाया था, जिससे उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे ये भी लगा कि यह पूरी तरह मुमकिन है कि जी निंग के साथ सचमुच कोई खास घटना घटी हो जिसके चलते उसे आर्कियस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया हो। इसलिए उसने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। उन सातों ने जेनेसिस लैंड्स में बहुत कुछ पाया था। यही वजह थी कि उन्हें यकीन था कि जी निंग को भी कुछ खास मिला होगा। जेनेसिस लैंड्स में सचमुच सब कुछ मुमकिन था। राजकुमार ग्रेटजॉय, हार्ट लॉर्ड सोलविंड और अन्य लोगों को ट्रांसवेसल कंड्यूट तक पहुंचने और अनंत प्रदेशों में लौटने में केवल 3000 साल लगे। स्पष्ट रूप से राजकुमार ग्रेटजॉय का स्पेस टाइम के दाव पर प्रभुत्व नाटकीय रूप से बढ़ गया था, जिससे वे और भी तेजी से यात्रा कर सकते थे। लेकिन ब्राइट शो किंगडम लौटने पर उन्हें पता चला कि जी निंग अभी तक वापस नहीं आए हैं। सू यूजी यह खबर सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके पास 12 महलों वाले तलवार महल में लौटकर चुपचाप इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वैकल्पिक ब्रह्मांड, ट्रिपर्नी क्षेत्र, निंग के पास ग्रेटजॉय और बाकियों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। वह बस उन 6 जीवनदायी हथियारों के बनने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकता था। तभी वह ट्राइलीफ क्षेत्र छोड़कर अंतहीन प्रदेशों में लौट सकता था। आखिरकार उसे वापस जाना ही पड़ा। उसका परिवार और दोस्त तीनों लोग भी वहीं थे। निंग की संपत्ति दुनिया के भीतर फुसफुस फुसफुस फुसफुस। सागर का पानी रेतीले तटों से टकराया, फिर बार बार पीछे हट गया। निंग समुद्र तट पर कमल की मुद्रा में बैठे थे। उनकी अमर ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी और उनके चारों ओर अनगिनत दिव्य रून प्रकट हो रहे थे। वे 7 पत्ती गोली अध्यायों के 7वें अध्याय की गोली बनाने की तकनीक का प्रशिक्षण ले रहे थे। अचानक एक गोल मटोल आकृति उड़ती हुई आई। आदमी के चेहरे पर उत्साह के भाव थे। गुरुजी, आपने मुझे जो दूसरा अध्याय दिया था उसमें मैं पूरी तरह पारंगत हो चुका हूँ। विश्वदेव पिलसेंट उत्साह से सीधे निंग की ओर बढ़े। निंग ने अपनी अमर ऊर्जा को दूर किया, फिर पिलसेंट की ओर देखा। तो फिर आगे बढ़ो और मेरे लिए 1000 गाने की गोली बनाओ। 1000 गीतों की गोली बहुत जल्दी बनाई जा सकती थी, लेकिन यह एक बहुत ही जटिल गोली थी। इसके लिए हजारों अलग अलग प्रक्रियाओं पर सूक्ष्म नियंत्रण की आवश्यकता थी, जिनमें से प्रत्येक के लिए अत्यधिक कौशल और सख्त जरूरतें थीं। 7 लीफपल अध्यायों के पहले 5 अध्यायों में 1000 गीतों की गोली का इस्तेमाल ये जांचने के लिए किया गया था कि किसी ने किसी खास अध्याय में सफलतापूर्वक महारत हासिल की है या नहीं। इस बार गोली बनाने की प्रक्रिया में कुल 2 दिन लगे। पिलसेंट हमेशा से ही कीमिया के दांव में प्रतिभाशाली था, लेकिन अब वह ट्राइलीफ दायरे में आने से पहले की तुलना में कम से कम 10 गुना बेहतर था। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें तीसरा अध्याय दूंगा। इसमें महारत हासिल करने की पूरी कोशिश करो। अगर तुम इसमें महारत हासिल कर लेते हो तो हो सकता है कि कोई सच्चा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, निंग ने कहा। सच्चा भाग्य? कैसा भाग्य? पिलसेंट काफी उत्सुक था। पिछले कुछ सालों से वह निंग की संपत्ति दुनिया में कीमिया की ट्रेनिंग पर पूरी तरह केंद्रित था। वह कभी ट्राइलीफ दायरे में नहीं गया था,
इसलिए उसने पिल्स के आदर्श के बारे में कभी नहीं सुना था। अभी तुम्हें बताने का कोई मतलब नहीं है। निंग ने सिर हिलाया। भले ही पिल्सेंट ने तीसरा अध्याय सीख लिया हो, लेकिन पिल्स की आदर्श पर निर्भर करता है कि वह उसे और सिखाना चाहती है या नहीं। गोलियों का आदर्श एक अतिशयोक्तिपूर्ण व्यक्ति था जिसकी अपेक्षाएं अविश्वसनीय रूप से ऊंची थीं। निंग बस उसके लिए संभावित प्रशिक्षुओं की सिफारिश कर सकता था। पिल्सेंट इस अवसर का लाभ उठा पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह से उस पर निर्भर था। स्विश। निंग ने अपनी उंगली हिलाई, पिल्सेंट के माथे पर थपथपाया और उसे 7 लीफ पल अध्याय का तीसरा अध्याय सुनाया। बिल्कुल अद्भुत। इस कीमिया पद्धति को बनाने वाला व्यक्ति सचमुच अद्भुत है। मैं इसे बहुत कम समय से सीख रहा हूँ, लेकिन कीमिया के दाव में मेरी प्रगति अविश्वसनीय रूप से तेज रही है। मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ और सफलताएं हासिल कर लूं, तो मैं जब चाहूं दाव लॉर्ड बन सकता हूँ। पिल्सेंट बेहद उत्साहित था। निंग ने धीरे से चेतावनी दी, हमारी शपथ याद रखना। पिल्सेंट दंग रह गया, फिर तुरंत सिर हिला दिया। ब्राइट शो किंगडम लौटने से पहले वे दाव लॉर्ड स्तर तक पहुंचने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकते थे। ट्राइलीफ दायरे में जिंदगी काफी आरामदायक थी। निंग पहले कभी इतना आरामदायक नहीं रहा था। पहले वह पूरी तरह से तलवार के दाव पर केंद्रित था, लेकिन अब उसने अपने 5 अलग अलग सर्वोच्च तलवार दाव पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी और उन्हें एक साथ जोड़ दिया था। अब वह पूरी तरह से आराम कर सकता था और वास्तव में उसे यह स्पष्ट सा एहसास हो रहा था कि आराम करना ही सही निर्णय था। यही कारण था कि वह अपना सारा समय अपनी संपत्ति दुनिया में बिताता था, जहां समय का प्रवाह सामान्य समय की गति से 100 गुना तेज था। इस प्रकार वास्तविक समय के हजारों वर्ष त्वरित समय के लाखों वर्षों में परिवर्तित हो गए। त्रिपर्णी क्षेत्र में पलक झपकते ही 30,000 वर्ष का वास्तविक समय बीत गया। आज एस्टेट की दुनिया में एक तेज हवा बह रही थी। समुद्र की लहरें आगे बढ़ रही थीं। निंग आराम से लहरों के ऊपर बैठा उन्हें उठते गिरते देख रहा था। तूफानी आसमान में एक ही तलवार की आकृति विभिन्न तलवार कलाओं के बीच टिमटिमाती दिखाई दे रही थी। अरे, निंग ने अचानक भौहें चढ़ाईं। मेरी तलवारबाजी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे निंग ने अपने 5 सर्वोच्च दाव में महारत हासिल करने और उन्हें एक साथ जोड़ने के बाद अपनी संपत्ति दुनिया में आराम करते हुए 3 लाख से ज्यादा साल बिताए थे। अब अचानक निंग को लगा जैसे उसकी तलवारबाजी में अभी भी किसी न किसी तरह की कमी है। यह अभी भी तलवार का अंतिम दाव नहीं है। यह विचार अचानक निंग के मन में कौंधा। तलवारबाजी में 3 लाख वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उसे अचानक ये पूर्वाभास हुआ। जिन लोगों ने इस स्तर तक प्रशिक्षण लिया था, उनके लिए ये पूर्वाभास आमतौर पर बेहद सटीक होते थे। पुस्तक 28 अध्याय 47 दया और कृतज्ञता। मुझे अभी भी कुछ याद आ रहा है। जी निंग ने भौहें चढ़ाईं। वह लहर के ऊपर बैठा था, हवा में तलवार की आकृति तलवारबाजी जारी रखे हुए थी। ये समझ में नहीं आता। मैंने 5 सर्वोच्च दाव में महारत हासिल कर ली है और उन्हें पूरी तरह से एक साथ जोड़ दिया है। निंग ने अपनी तलवारबाजी का बार बार परीक्षण किया। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझमें कुछ कमी है? आखिर मैं क्या भूल रहा हूँ? बार बार निंग ने अपनी तलवार का उपयोग अपनी विभिन्न तलवार कलाओं को निष्पादित करने के लिए किया। वाह, उसने 5 रातें और 5 दिन चीजों को परखने में बिता दिए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। निंग खुद को रोक नहीं पाया और एक हताश चीख निकाल दी। उसकी आवाज इस जमीन जगत के आसमान में गूंज उठी। पूरे समुद्र का लहरदार पानी अचानक शांत हो गया और पूरी तरह से स्थिर हो गया, मानो जम गया हो। एक भी लहर नजर नहीं आ रही थी। वाह, निंग ने एक लंबी सांस ली, जिससे जमे हुए समुद्र सामान्य हो गए और लहरें एक बार फिर उठने लगीं। शायद मैं कुछ ज्यादा ही अधीर हो रहा हूँ, निंग ने धीरे से कहा। सच तो ये है कि निंग को दोष नहीं दिया जा सकता। उसे पूरा यकीन था कि उसने अपने सबसे शक्तिशाली सुप्रीम दाव को पहले ही पा लिया है, लेकिन अब उसे अचानक लगा कि उसके तलवार दाव में अभी भी कुछ कमी है। इसका मतलब था कि उसका सुप्रीम दाव असल में सर्वोच्च नहीं था। बेशक वह इससे चिढ़ गया था। अपनी तलवार दाव में कमियां देख पाना अच्छी बात है, यह अपनी कमियों का एहसास न होने से तो बेहतर ही है। निंग ने अपनी सामान्य शांति वापस पा ली। मुझे फिर से शांति से अपनी तलवार कला पर ध्यान लगाना चाहिए। शायद जब पर्याप्त समय मिलेगा तो मैं स्वाभाविक रूप से अगले स्तर तक पहुंच पाऊंगा। मेरे 5 सर्वोच्च दाव पहले से ही पूरी तरह से एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं एक और सफलता हासिल कर सकूं। निंग हैरान था। मैंने ऐसा कभी सुना भी नहीं। बर्टुलू, ईस्टकल्ट और अन्य असाधारण रूप से प्रतिभाशाली प्रतिभावान सभी ने सामान्यतः कई सर्वोच्च दाव में महारत हासिल की, फिर उन्हें एक साथ पूरी तरह से जोड़ दिया। ये शक्ति के चरम शिखर का प्रतिनिधित्व करता था। यही वह बात थी जिसे कई प्रमुख शक्तियां सत्य मानती थीं। पहले निंग भी इसे सत्य मानता था, लेकिन अब उसे अचानक पता चला कि यह जरूरी नहीं कि शिखर ही हो। निंग ने आने वाले वर्षों में अपनी तलवार कला पर और भी अधिक समय बिताया, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने 7 लीफ पल अध्यायों की गोली बनाने की तकनीक पर भी कुछ समय बिताया। जल्द ही ट्राइलीफ क्षेत्र में उनके प्रारंभिक प्रवेश के बाद से 50,000 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। आखिरकार मैंने इसमें महारत हासिल कर ली है। ये सचमुच अकल्पनीय है। विश्व स्तर पर मैं वास्तव में चतुर्भुज वज्र में महारत हासिल करने में कामयाब हो गया हूँ। निंग पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। अचानक उसमें से सुनहरी बिजली की एक किरण निकली। सुनहरी बिजली का ये चमकीला गोला तीक्ष्णता की आभा से भरा हुआ था। यह निंग का नवनिर्मित चतुर्भुज वज्र था। जब निंग ने पहली बार कीमिया का प्रशिक्षण शुरू किया था तो वह त्रिसार वज्र और चतुर्भुज जल में तुरंत ही निपुण हो गया था।
अब जबकि उसने 5 लाख वर्षों तक त्वरित समय प्रशिक्षण में कीमिया का अभ्यास किया था, उसने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की थी। गोली बनाने में निंग पिल्सेंट से भी श्रेष्ठ था। पिल्सेंट अभी भी तीसरे अध्याय पर काम कर रहा था, निंग 7वें अध्याय पर काम कर रहा था। डाउलॉर्ड ओलगॉड ने एक बार कहा था कि पहले चरण के डाउलॉर्ड के पास त्रिसार वज्र में महारत हासिल करने का मौका होगा। निंग हंसा। मैं विश्व स्तर पर हूँ, लेकिन मैंने वास्तव में चतुर्भुज वज्र में महारत हासिल कर ली है। हाँ, उसकी नील पुष्प धुंध ऊर्जा डाउलॉर्ड की ऊर्जा के बराबर थी और उसकी गोली बनाने की कला भी बिल्कुल अलौकिक थी। यही कारण था कि वह इतने चमत्कारी परिणाम दे पाता था। अब मेरे पास चतुर्भुज वज्र और चतुर्भुज जल है। निंग ने इच्छा व्यक्त की कि वे सभी बाहर आ जाएं। बूम 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 बूम, सुनहरी बिजली की एक चमकदार चमक और हरे हरे पानी की एक क्रिस्टलीय धारा ने तुरंत आकाश को भर दिया और तलवार इरादे के एक अतुलनीय रूप से भयानक क्षेत्र में बदल गया। यिन यांग तलवार क्षेत्र अब निश्चित रूप से निंग का सबसे शक्तिशाली घातक हमला था। चतुर्भुज वज्र और चतुर्भुज जल विनाशकारी रूप से शक्तिशाली हमले कर सकते थे जो दूसरे चरण के डाउलॉर्ड्स को भी बुरी तरह घायल कर सकते थे। जब उनका उपयोग तलवार इरादे के इस क्षेत्र में किया जाता तो वे वास्तव में उन दूसरे चरण के डाउलॉर्ड्स को मिटा सकते थे। फिलहाल निंग बिजली और पानी को नियंत्रित करने की अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। उसके पास पानी में पंचतत्व सिद्धि प्राप्त करने का कोई मौका नहीं था। सबसे ज्यादा संभावना तो यही थी कि उसे पहले डाउलॉर्ड बनना होगा। निंग को चतुर्भुज वज्र पर अधिकार प्राप्त करने में लगभग 1000 वर्ष बीत गए। गुरु, मैं सफल हो गया। विश्वदेव पिल्सेंट निंग की तलाश में उड़ता हुआ आया। मेरे पीछे आओ। ये सुनिश्चित करने के बाद कि पिल्सेंट ने वास्तव में तीसरे अध्याय में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, निंग तुरंत पिल्सेंट को उसकी संपत्ति की दुनिया से बाहर ले गया और उसे गोलियों के आदर्श के पास ले गया। अंदर आए। निंग उस अंधेरी बर्फीली ठंडी जगह को देखकर सिहर उठा। वह आहें भरने से भी खुद को नहीं रोक पाया। पैरागॉन को ऐसी जगह पर अकेले क्यों रहना पड़ा? क्यों? निंग चुपचाप विलाप करते हुए पिल्सेंट को एस्टेट के अंदर ले गया। गोलियों की प्रतिमूर्ति विशाल गोली के बर्तन के सामने कमल की मुद्रा में बैठी थी। उसके काले पतले वस्त्र उसके पूरे शरीर पर और जमीन पर फैले हुए थे। डार्कनॉर्थ। पैरागॉन ने निंग की ओर देखा। उसकी नजर पहले से कहीं अधिक कोमल हो गई। नमस्ते पैरागॉन, निंग ने आदरपूर्वक कहा। पिल्सेंट की बात करें तो वह आज्ञाकारी भाव से घुटनों के बल गिर पड़ा और प्रणाम किया। बैठो, पैरागॉन ने निर्देश दिया। हालांकि उसने उन्हें बैठने के लिए कहा था, असल में वे भी जमीन पर कमल की मुद्रा में ही बैठे थे। पिल्सेंट ने पैरागॉन पर एक नजर डाली, लेकिन उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई। वह बस थोड़ा उलझन में था। वह उसे साफ देख सकता था, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह उसके चेहरे के भाव नहीं पहचान पा रहा हो। पैरागॉन, निंग ने कहा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप मुझे बस मिस्ट्रेस कहकर संबोधित कर सकती हैं। गोलियों के आदर्श ने कहा। मालकिन, निंग ने आज्ञाकारी स्वर में पुकारा। उसे पहले से ही पैरागॉन और मृतक हेगेमॉन के बीच के रिश्ते की धुंधली समझ थी और यह भी समझ आ गया था कि पैरागॉन उसके बारे में कैसा महसूस करता था। गोलियों के आदर्श ने सिर हिलाया। क्या तुम इस नौजवान को 7 लीफपल अध्यायों की वजह से मेरे पास लाए हो? निंग ने सिर हिलाया। वह मेरे अनुचर हैं, विश्वदेव पिल्सेंट। मैंने उन्हें पहले 3 अध्याय पहले ही सुना दिए हैं और उन्होंने उन सभी में महारत हासिल कर ली है, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ लाया हूँ। तो फिर 1000 गीतों की गोलियों से भरी एक कड़ाही को परिष्कृत करो। पैरागॉन ने पिल्सेंट की ओर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं। उसे तथाकथित रसायन विद्या के विशेषज्ञों की ज्यादा परवाह नहीं थी। हेगेमॉन शायद ही कभी नए शिष्यों को अपनाने के लिए उत्सुक होते थे। वे स्वयं अनगिनत वर्षों तक जीवित रह सकते थे। उन्हें अपने कौशल सिखाने के लिए लोगों को क्यों ढूंढना पड़ता? केवल असाधारण प्रतिभावान लोगों को ही शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाता था, जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से पसंद करते थे। वह निंग के साथ बहुत ही खास व्यवहार करती थी और परिणामस्वरूप उससे जुड़े लोगों के प्रति उसके मन में एक विशेष स्नेह था। यही कारण था कि वह पिल्सेंट को एक मौका देने को तैयार थी। हाँ, पिल्सेंट समझ गया कि यही वह क्षण था जो उसकी किस्मत बदल सकता था। सच तो ये था कि जैसे ही उसने अराजकता के अमृत के उस विशाल सरोवर को देखा, वह स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत गोलियों को परिष्कृत करने का काम शुरू कर दिया। पिल्सेंट बहुत सावधान था और उसकी गोलियों का बर्तन काफी अच्छा था। बुरा नहीं। डार्कनॉर्थ, 3 अध्यायों में महारत हासिल करने के लिए तुम्हारे अनुचर को कितने समय की जरूरत थी? पिल्सेंट ने पूछा। वह इस पूरे समय मेरी संपत्ति की दुनिया में रहा है, जहाँ समय सामान्य से 100 गुना तेज चलता है, इसलिए उसे 5 लाख से ज्यादा त्वरित वर्ष बिताने चाहिए थे। निंग ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसके जैसी महान शक्ति के सामने झूठ बोलना पूरी तरह से मूर्खता होगी। गोलियों के आदर्श ने थोड़ा मुंह बनाया। सिर्फ 3 अध्याय सीखने में 5 लाख से ज्यादा साल लग गए। उसके मानकों के हिसाब से ये काफी धीमी गति थी। वह आमतौर पर सिर्फ सबसे कुलीन शिष्यों को ही स्वीकार करती थी, जैसे बर्टुलू या जीनिंग। हालांकि पिल्सेंट कीमिया में बेहद प्रतिभाशाली था, फिर भी वह उसके स्तर का नहीं था। मुझे लगता है तुम मेरे मानद शिष्यों में से एक बन सकते हो, पैरागॉन ने शांति से कहा। मैं 7 लीफपल अध्यायों के पहले 6 अध्याय तुम्हें सुनाऊंगा। शपथ लो कि इसे कभी किसी और को नहीं सुनाऊंगा। हाँ, पिल्सेंट सचमुच बहुत खुश था। पहले 6 अध्याय याद कर पाना ही उसके लिए अविश्वसनीय था। पैरागॉन ने उसे एक स्वर्ण पदक प्रदान किया और जैसे ही उसने उसे छुआ, वह तुरंत उसके शरीर में समा गया।
उसके मन में कुछ यादें भर गईं और साथ ही उसे अनजाने में ही जीवन रक्त की शपथ लेने पर मजबूर कर दिया। जाहिर है पैरागॉन उसके साथ उतनी कोमल नहीं थी जितनी वह निंग के साथ थी। शुक्रिया गुरुजी। तकनीक पूरी तरह याद करने के बाद पिलसेंट बेहद खुश हुआ। उसने तुरंत आदरपूर्वक प्रणाम करके अपना आभार व्यक्त किया। पहले 6 अध्यायों के आधार पर ही पिलसेंट कीमिया में डॉलॉर्ड ऑलगॉड से काफी आगे निकल सकता था। पहले 6 अध्यायों में शामिल कई गोलियों के सूत्र असल में ऐसी गोलियां थीं जिन्हें केवल शाश्वत सम्राट ही बना सकते थे। जहां तक 7वें अध्याय की बात है, उसमें पैरागॉन की सबसे बेहतरीन तकनीकें थीं। वह इसे बाहरी लोगों को यूं ही नहीं सिखाती थी। तुम डार्कनॉर्थ के अनुचर हो, है ना? उसकी सेवा निष्ठापूर्वक करना। अगर तुमने उसे धोखा दिया तो मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम पर दया नहीं दिखाई, पैरागॉन ने कहा। आपका शिष्य समझता है, पिलसेंट ने आदरपूर्वक कहा। सच तो ये था कि वह समझ सकता था कि यह अवसर संभवतः पैरागॉन और जी निंग के रिश्ते की बदौलत ही मिला था। शुक्रिया मालकिन। निंग को भी कृतज्ञता का एहसास हुआ। गोलियों के आदर्श ने सचमुच उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। गूनफ्लेम अगले 10,000 सालों में तुम्हारे जीवनदायी हथियार पूरे कर देगा। पैरागॉन ने निंग की ओर देखा। मेरी भविष्यवाणियां मुझे फुसफुसा रही हैं कि शायद तुम उन हथियारों को हासिल करने के बाद चले जाओगे। हाँ, निंग ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। मेरी भविष्यवाणियां बताती हैं कि एक बार तुम चले गए तो हम दोनों के दोबारा मिलने में बहुत लंबा समय लगेगा, पैरागॉन ने कहा। इसलिए तुम्हें अपनी साधना के मार्ग पर बहुत सावधान रहना होगा। अगर तुम्हें कोई गंभीर समस्या आती है तो तुम मेरे नाम का इस्तेमाल उन लोगों को चेतावनी देने के लिए कर सकते हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कुछ काम आ सकता है। और सच्ची महाशक्तियों में सभी प्रकार की क्षमताएं होती हैं। किसी एक प्रकार के जीवन रक्षक उपाय पर बहुत ज्यादा निर्भर मत रहो। उदाहरण के लिए, मेरी गणना से पता चलता है कि आपका एक प्राइमल ट्विन है। हालांकि कुछ महाशक्तियां जो आपको मारना चाहती हैं, वे कुछ कर्म तकनीकों का उपयोग करके आपकी सच्ची आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर सकती हैं, चाहे वह आपके असली शरीर की हो या आपके प्राइमल ट्विन की, पैरागॉन ने कहा। कर्म तकनीकें बेहद भयानक होती हैं और इनका प्रभाव जीवन रक्त शपथों जैसा होता है। ये उन गुप्त छिपे हुए संबंधों का पता लगाकर आपके सभी क्लोनों और शरीरों की सच्ची आत्माओं को मिटा सकती हैं। ये सुनकर निंग अवाक और आश्चर्यचकित रह गया। एक बार जीवन रक्त की शपथ भंग हो जाने पर सभी शरीर नष्ट हो जाएंगे, ये सच है। लेकिन क्या वाकई ऐसी आक्रमण तकनीकें हैं जिनसे वही परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं? ये बेहद भयावह था। भविष्य में तुम्हें समझ आएगा कि प्रमुख शक्तियाँ वास्तव में कितनी शक्तिशाली होती हैं, पैरागॉन ने कहा। इसलिए तुम्हें अपनी साधना के मार्ग में पूरी तरह सावधान रहना होगा। इस तरह हम दोनों को भविष्य में फिर से मिलने का मौका मिल सकता है। तुम अभी जा सकते हो। जाते समय तुम्हें मुझसे विदा लेने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ मालकिन। निंग ने आदरपूर्वक अपने घुटनों पर गिरकर अपना आभार व्यक्त किया। हालांकि वे एक दूसरे से बस कुछ ही बार मिले थे। निंग को एहसास हो गया था कि गोलियों की प्रतिमूर्ति ने उससे कुछ भी नहीं छिपाया था और न ही उसके खिलाफ कोई साजिश रची थी। वह सचमुच वही कर रही थी जो उसे उसके लिए सबसे अच्छा लगता था। मन ही मन निंग उसे किसी करीबी दोस्त या प्रिय वरिष्ठ की तरह देखता था। उसने जो दयालुताएं उसके साथ की थीं, उन्हें वह चुपचाप याद करता रहा। हालांकि अभी वह बहुत कमजोर था। उसकी दयालुता का बदला चुकाना, ये तो दूर की बात थी। पुस्तक 28 अध्याय 48 वापसी। पैरागॉन को अलविदा कहने के बाद जी निंग खुद को थोड़ा भावुक हुए बिना नहीं रख सकी। इस बिछड़ने के बाद कौन जाने उन्हें दोबारा मिलने में कितना समय लगेगा। गोलियों का पैरागॉन तो आखिर एक अलग ही ब्रह्मांड में रहता था। निंग अनंत प्रदेशों में रहता होगा। काश उसे वापस जाना पड़ता। ट्राइलीफ क्षेत्र में आने के 60,000 से अधिक वर्षों के बाद सम्राट गूनफ्लेम ने एक संदेश लाने के लिए एक सेवक को भेजा। सम्राट गूनफ्लेम मुझसे मिलना चाहते हैं, निंग ने खुशी से कहा। जैसे ही सम्राट अपनी जागीर दुनिया से बाहर निकले, उन्होंने तुरंत मुझे आदेश दिया कि मैं आपसे मिलने आऊं। साथ ही ताओवादी बेहद मजबूत नीले वस्त्र पहने दाओलॉर्ड ने आगे कहा। साथ ही ताओवादी कृपया तुरंत मेरे पीछे आएं। हाँ चलो अभी चलते हैं। निंग पिछले कुछ समय से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने इस प्राण प्रतिष्ठा हथियार के लिए 60,000 साल से भी ज्यादा समय बिताया था। स्वूश स्वूश, आकाश में प्रकाश की 2 किरणें चमक उठीं, जो सीधे सम्राट गूनफ्लेम के महल की ओर जा रही थीं। सम्राट गूनफ्लेम की जागीर त्रिपत्ति क्षेत्र के किनारे पर थी। हालांकि यहाँ कई साधक रहते थे। सम्राट गूनफ्लेम के खजाने बेहद आकर्षक थे। हालांकि ज्यादातर साधक उन्हें खरीद नहीं पाते थे, फिर भी उन्हें देखने का मौका मिलना उनके लिए अपने क्षितिज का विस्तार करने का एक मौका था। कृपया इस तरफ आइए। नीले वस्त्र पहने दाओलॉर्ड निंग को सीधे एस्टेट में ले गया और वे जल्द ही एक निजी आंगन में पहुंच गए। मास्टर, मैं डार्कनॉर्थ को आपके पास लाया हूँ, नीले वस्त्र पहने दाओलॉर्ड ने सम्मानपूर्वक कहा। तुम जा सकते हो डार्कनॉर्थ, आओ बैठो। सम्राट गूनफ्लेम बैठे थे। उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। हर बार जब वह कोई ऐसा खजाना गढ़ते थे जो उन्हें खास पसंद होता था, तो उन्हें हमेशा थोड़ा आत्मसंतुष्टि का एहसास होता था। उन्हें हमेशा खजाना गढ़ने में मजा आता था और अपनी कला के प्रति सच्चे लगाव के साथ साथ उनकी अद्भुत प्रतिभा और गोलियों के देवता के मार्गदर्शन ने ही उन्हें इस पूरे ब्रह्मांड का नंबर 1 कारीगर बना दिया। निंग ने अपनी उत्तेजना दबा ली और बैठ गया। अपनी तरफ देखो, मुझे यकीन है कि इस समय तुम्हें बस इन तलवारों की ही परवाह है। सम्राट गूनफ्लेम हंसने लगा। ठीक है, मैं तुम्हें चिढ़ाना बंद करता हूँ।
देखो, ये तुम्हारे 6 प्राण प्रतिष्ठित हथियार हैं। ये कहते हुए उसने हाथ हिलाया और उसके बगल में एक काली म्यान प्रकट हो गई, जिसके अंदर 6 तलवारें एक साथ मुड़ी हुई थीं। एक म्यान, 6 तलवारें। सम्राट गोनफ्लेम मुस्कुराए। आप इन सबको एक साथ ले जा सकते हैं। जीवनदायिनी अस्त्र दूसरे अस्त्रों से अलग होते हैं। ये नए गढ़े हुए होते हैं और इनमें तलवार दाव के सार तत्व भी नहीं होते। ये बिल्कुल नए और कोरे स्लेट होते हैं। इनमें अभी तलवार आत्माएं भी नहीं होती। इसलिए ये आप पर निर्भर होंगे कि आप अपना तलवार दाव उनमें उड़ेलकर इनके सार तत्व बनाएं और अपनी तलवार आत्माओं को जन्म दें। ये कितना विकसित हो पाएंगे, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करेगा। निंग अपने सामने लटकी काली म्यान और उसके अंदर रखी 6 तलवारों को घूरता रहा। निंग ने हाथ हिलाया। फुफ, फौरन 6 तलवारें बाहर निकल आईं। हर एक तलवार बिल्कुल साधारण लग रही थी। धारें बहुत पतली थीं, लेकिन साथ ही बेहद तेज भी। पहले इन्हें बांधो। सम्राट गोनफ्लेम ने निंग की ओर देखा। तुम्हें जीवनदायी तलवारें बांधना तो आता है ना? इन्हें अपने खून से भर दूं और अपनी आत्मा से पोषित कर दूं, है ना? निंग ने पूछा। आखिरकार वह एक तलवार साधक था। हालांकि जीवनदायिनी शस्त्र प्राप्त करना काफी कठिन था, लेकिन वह जानता था कि अगर कोई भाग्यशाली हो और उसे प्राप्त कर ले तो उसे कैसे बांधना चाहिए। ठीक है, सम्राट गोनफ्लेम ने सिर हिलाया। कड़ी मेहनत करो और उन तलवारों का ध्यान रखो। जहाँ तक म्यान की बात है, उस पर तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यह एक साधारण उच्च स्तरीय शाश्वत खजाना है जिसमें कोई खास गुण नहीं है। मैंने बस यूं ही इसे तलवारों के आकार में ढाल दिया है। म्यान और 6 तलवारें निंग के सामने मंडरा रही थीं। निंग ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली में अचानक एक घाव दिखाई दिया। तुरंत खून की धार फूट पड़ी। निंग के नियंत्रण में खून 6 धाराओं में बह निकला और उन सभी 6 तलवारों को ढक गया। 6 तलवारें गहरे काले रंग की थीं। दूध पीते बच्चों की तरह उन्होंने निंग का ताज़ा खून सोख लिया। जैसे जैसे तलवारों में खून की मात्रा बढ़ती गई, वह मकड़ी के जाले की तरह उन पर फैल गया। निंग के लिए रक्त उसकी दिव्य शक्ति के प्रकटीकरण से ज्यादा कुछ नहीं था। अपनी आधी से ज्यादा दिव्य शक्ति खर्च करने के बाद उसकी 6 तलवारें आखिरकार भर गईं। फुफ, निंग ने अपनी दिव्य इच्छा शक्ति की किरणें उन 6 तलवारों की ओर भेजीं। 6 तलवारों ने निंग के रक्त का अधिकांश भाग सोख लिया था, जिसमें उसकी दिव्य शक्ति के साथ साथ उसकी सच्ची आत्मा के सूक्ष्म अंश भी थे। परिणामस्वरूप तलवारें स्वाभाविक रूप से निंग की इच्छा शक्ति का विरोध नहीं कर सकीं, जिससे वह उनके शरीर में गहराई तक समा गई। निंग की दिव्य इच्छा ने 6 तलवारों को पूरी तरह से घेर लिया, लगभग एक माँ के आलिंगन की तरह। धीरे धीरे 6 तलवारें आंतरिक रूप से नाटकीय ढंग से बदलने लगीं, लगभग वैसे ही जैसे पंगु आदिकालीन अराजकता से पैदा हुआ था। 6 तलवारें पहले से ही निंग के खून से भरी हुई थीं। अब निंग की आत्मा और इच्छा शक्ति के मार्गदर्शन और पोषण शक्ति के तहत उनमें चेतना आने लगी। सच तो ये है कि यह चेतना किसी जीवित प्राणी के समान थी। वे बुद्धिमान होंगी, बढ़ेंगी और स्वतंत्र रूप से साधना भी करेंगी। दाववादी थरीलाइव्स के स्टार सीजिंग मैनर के विशाल भालू ने यही किया था। वाह, बहुत खूब। एक के बाद एक आवाजें गूंजने लगीं और 6 तलवारों की सतह से बच्चों जैसी आकृतियां उभरने लगीं। निंग की अपनी आत्मा और सच्ची आत्मा के प्रभाव के कारण वे मानव बच्चों जैसे दिखने लगे। वे सभी काफी हैरान लग रहे थे। नवजात शिशु होने के नाते जो अभी अभी पैदा हुए थे, उन्हें बोलना भी नहीं आता था। नमस्ते बच्चों। जब निंग ने उन 6 तलवार आत्माओं को उठते देखा तो उसे अचानक उनके प्रति एक गहरी आत्मीयता का एहसास हुआ। पहले जब भी उसने जादुई खजाने बांधे थे तो वह उनसे जुड़ जाता था, लेकिन वे बस साधारण संबंध थे। इस बार ये लगभग वैसा ही एहसास था जैसा उन्होंने अपनी बेटी ब्राइट मून को पहली बार देखा था। यह एक ऐसा जुड़ाव था जो उनकी सच्ची आत्मा की गहराई से आया था, एक सच्चा जुड़ाव जो सबसे बुनियादी स्तर पर था। वह उनके प्रति लगभग एक पिता जैसा महसूस करते थे। यही एक और कारण था कि इन हथियारों को जीवनदायिनी हथियार कहा जाता था। अब ठीक हो जाओ। निंग उन 6 को देखकर मुस्कुराया। वे सभी बच्चे जैसे लग रहे थे और सभी पूरी तरह से नग्न थे। निंग हंसा और अपनी दिव्य इच्छा से उन्हें कुछ जानकारी दी। आखिरकार वे नश्वर बच्चे नहीं थे। वे बहुत तेजी से बड़े हुए और सीखे। जैसे ही निंग ने उन्हें कुछ जानकारी भेजी, उन्होंने लगभग तुरंत बोलना सीख लिया। मालिक, मालिक, अरे तो आप हमारे मालिक हैं। 6 युवा एक साथ चिल्लाने लगे। निंग खुद को थोड़ा असहाय महसूस करने से नहीं रोक पाए। हालांकि उन्होंने भाषा की समझ जल्दी ही हासिल कर ली थी, लेकिन उन्हें और समझदार होने में समय लगेगा। अभी वे बहुत छोटे और बहुत मासूम थे। आज से तुम्हारी रैंकिंग इस हिसाब से होगी कि तुम कितनी जल्दी उठे। तो तुम नंबर 1 होगे, तुम नंबर 2 होगे, तुम नंबर 3 होगे। निंग ने सबको रैंकिंग दे दी। हा, सम्राट गोनफ्लेम हंसने लगा। डार्कनॉर्थ, क्या तुम उन्हें अपने बच्चों की तरह देखने लगे हो? निंग चौंका। वे तो बस तलवारें थीं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि उसने उन्हें एक जन्म क्रम दिया था, जैसे वह असली बच्चों को देता। कई महाशक्तियां अपने जीवन रक्त शस्त्रों को अपने बच्चों की तरह पालेंगी। सम्राट गोनफ्लेम ने आह भरी। ये बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। भविष्य में उन्हें विकसित और मजबूत बनाने में आपकी मदद करना आप पर निर्भर होगा। आपके और आपकी तलवारों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत और गहरा होगा। कुछ अविश्वसनीय जीवन रक्त शस्त्र ब्रह्मांड स्तर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड के वे खजाने फिर भी अपने पहले स्वामी के प्रति अपार प्रेम और स्नेह महसूस करेंगे। यही कारण है। निंग ने धीरे से सिर हिलाया।
तलवार के मृतक हेगेमॉन की ब्रह्मांडीय तलवार ने निंग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहती थी जिसका व्यक्तित्व हेगेमॉन से ज्यादा मिलता जुलता हो। आज से वे 6 हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। वे तुम्हारे साथ युद्ध में उतरेंगे और तुम्हारे साथ खतरे का सामना करेंगे। सम्राट गोनफ्लेम ने कहा, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। समझ गया। निंग ने अपनी 6 तलवारों को देखा। पहली बार उसे सचमुच लगा कि उसके जादुई खजाने उसके परिवार के सदस्य हैं। निंग ने कहा, तुम 6 को उत्तरधनुष तलवार कहा जाएगा। उत्तरधनुष, उत्तर क्योंकि उसकी अपनी ताओवादी उपाधि डार्क नॉर्थ थी। धनुष क्योंकि रेनबो फ्लेम फेयरी यूएई की ताओवादी उपाधि थी। उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा और अधिक शक्तिशाली बनने और शिखर तक पहुंचने की उसकी चाहत काफी हद तक इसलिए थी क्योंकि वह उसे वापस जीवित करना चाहता था। अगर वह न होती तो भले ही वह अभी भी एक साधक का मार्ग अपनाता, वह इतना उन्मत्त नहीं होता जितना वह अभी है। हाथ में उत्तर धनुष तलवारें लेकर वह खेती के रास्ते में फैली झाड़ियों और कांटों के बीच से अपने लिए एक भव्य रास्ता बना लेता था। उत्तरी धनुष तलवारें, तो मैं बॉस उत्तर धनुष बनूंगा। मुझे वह नाम पसंद है। मैं नॉर्थबो 3 बनूंगा। मैं नॉर्थबो 4 बनूंगा। एक एक करके सबने आवाज लगाई। लेकिन आखिरी तलवार नॉर्थबो 6 ने बस अपना सिर हिलाया और एक तिरस्कार भरी सिसकारी भरी। निंग ने पलकें झपकाईं, फिर हंसने लगा। फिर उसने अपनी इच्छा शक्ति प्रकट की, जिससे उसकी तलवार इच्छाएं 6 तलवारों में समा गईं। निंग के 5 सर्वोच्च दाव एक बार फिर आपस में जुड़ने लगे। जैसे ही उसकी तलवार इच्छाएं आपस में जुड़ गईं, 6 तलवारों में कुंडलित होकर उनके सार तत्व में परिवर्तित हो गईं। तुरंत 6 तलवारों की आभा नाटकीय रूप से फैल गई। उनकी आभा विस्मयकारी ढंग से बाहर की ओर फूट पड़ी और 6 युवकों के चेहरे पर भी प्रसन्नता के भाव उभर आए। अंदर आओ, निंग ने ऐसा कहा, जिससे सभी 6 तलवारें तुरंत उसकी पीठ पर म्यान में उड़ गईं। अभी गुणवत्ता के मामले में वे पहले से ही उच्च श्रेणी के अनंत हथियारों के बराबर हैं। सम्राट गोनफ्लेम ने कहा, हालांकि वे बढ़ते रहेंगे और ब्रह्मांड स्तर की ओर बढ़ते रहेंगे। हालांकि जीवन रक्त खजानों का ब्रह्मांड खजानों में विकसित होना बेहद मुश्किल है, फिर भी जैसे जैसे वे बढ़ेंगे वे और मजबूत होते जाएंगे। इसलिए उन्हें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों और अवयवों की आवश्यकता होगी। उन्हें उपलब्ध कराना आप पर निर्भर होगा। समझ गया। निंग मुस्कुराई और सिर हिलाया। उनकी परवरिश में मदद करना मेरी जिम्मेदारियों में से एक है। हाँ, ठीक है। इन्हें अच्छी तरह से पालना। सम्राट गोनफ्लेम भी मुस्कुराया। सम्राट, मैं आपको धन्यवाद नहीं दूंगा क्योंकि सिर्फ शब्द काफी नहीं होंगे। मैं आपसे विदा लेता हूँ, निंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। हम, सम्राट गोनफ्लेम ने सिर हिलाया। उसी दिन निंग ने डाउलॉर्ड यूहोंग को ट्राइलीफ क्षेत्र से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए कहा। ये हमारे ब्रह्मांड का एक तारा मानचित्र है। हमारे त्रिपत्ति क्षेत्र में 3 अंतरिक्ष समय सुरंगें हैं जो इस ब्रह्मांड के 3 अलग अलग हिस्सों तक जाती हैं, डाउलॉर्ड यूहोंग ने समझाया। निंग ने उस सुरंग को चुना जो उस स्थान के सबसे निकट से बाहर निकलती थी जहाँ उसे जाना था। ये है वह स्पेस टाइम सुरंग जिसे मास्टर ने बनाया है। वह अकेली ऐसी हैं जो स्पेस टाइम सुरंगें बनाने में सक्षम हैं जो लगभग पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। डाउलॉर्ड यूहोंग ने आगे विशाल काले भंवर की ओर इशारा किया। ठीक है। निंग ने अपना सिर घुमाकर दूर तक देखा, फिर काले भंवर में कदम रखा। उसी क्षण पैरागॉन की संपत्ति के बाहर एक ठंडा काले वस्त्र पहने व्यक्ति खड़ा था। काले वस्त्र पहने पैरागॉन ऑफ पिल्स दूर तक देख रहा था। वह सफेद वस्त्र पहने उस युवक को देख पा रही थी जिसकी पीठ पर काली म्यान थी और उसने उसे स्पेस टाइम सुरंग में कदम रखते और उसके त्रिपर्णी क्षेत्र से विदा होते देखा।